हाय एवरीबॉडी। सबको दिख रहा है इसमें? गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। साउंड आ रहा है सबको क्लियर? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास, ठीक है? हाँ, फटाफट देखो, सबसे पहले जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। चलो फिलहाल अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी आप लोगों ने विश किया ना ग्रुप पे। आई हैव सेंट अ रिक्वेस्ट लिंक ऑन ऐप बट यू हैव नॉट एक्सेप्टेड। ओके, देखता हूँ, मैं कर लूंगा, उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। स्टार्ट करें? ओके 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 ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रे ऑप्टिक्स में जो पढ़ना है आपको, साउंड क्लियर है और पीछे की विजिबिलिटी क्लियर है? पहले देख लो, चेक कर लो। साउंड क्लियर है ना? यस। और ये देखो, पीछे का जो कंटेंट है वो कंटेंट भी शो हो रहा है आपको को? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहला पार्ट से। सबसे पहले पार्ट जो है, सबसे पहला वो रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि रिफ्लेक्शन के नियम क्या है। ओके, सो स्टार्ट करता हूं मैं, ध्यान से सुनते जाना। कंटेंट इज विजिबल टू राइट। कोई प्रॉब्लम हो किसी भी समय तो मुझे बता देना, मैं चैट ऑन कर लेता हूं। मुझे लगता है कंटेंट क्लियर है ना सबको पीछे का? ओके, चलो फटाफट फटाफट जो है हम लोग देख लेते हैं। जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट को डिस्कस कर लेता हूं मैं, आपको समझ में आना चालू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। डोंट वरी अबाउट दिस। ओके, चलो सबसे पहला पॉइंट क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सॉरी एक प्लेन में होते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि ये मेरा एक प्लेन है, तो इस प्लेन में इंसिडेंस रे, यानी कि मान लीजिए कि इंसिडेंस रे अगर इस तरह से अगर आया, रिफ्लेक्टर रे ये है और ये नॉर्मल है अगर, तो ये तीनों का तीनों जो है एक ही प्लेन में, यानी कि कहीं पे भी इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। अगर एक प्लेन में अगर होंगे तो उस केस में कभी कभी आपको कंडीशन पूछा जाता है कि कंडीशन क्या होता है कि एक ही प्लेन के लिए। तो याद होगा आपको कोप्लेनर का कंडीशन क्या होता है? किसी को याद है कि अगर दो वेक्टर मेरे पास, वेक्टर ए वेक्टर बी है और वेक्टर सी, अगर ये तीनों एक ही प्लेन में है तो कोप्लेनर का कंडीशन पता है क्या सबको? एक ही प्लेन में होने का कंडीशन? बॉक्स ऑफ ए बी सी जीरो। ओके, सो सिंपली आई कैन से दैट ए बी सी अगर तीनों एक ही प्लेन में है अगर, तो कैन आई से दैट कि ए क्रॉस बी करने पे, ए क्रॉस बी करने पे जो वेक्टर प्रोड्यूस होगा, वो वेक्टर, क्या ये हम बोल सकते हैं कि ये वेक्टर ए पे परपेंडिकुलर होगा एज वेल एज बी पे परपेंडिकुलर होगा? यस और नो? ए क्रॉस बी जो वेक्टर बनने वाला है वो वेक्टर ए पे भी परपेंडिकुलर होगा और बी पे भी होगा। और ए बी सी ये तीनों अगर एक ही प्लेन में है तो आई कैन से दैट A cross B is always perpendicular to the plane containing ABC। जो प्लेन ABC को कंटेन कर रहा है उस पर परपेंडिकुलर है, तो कैन आई से दैट कि ये C वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। और तब फाइनली अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे A क्रॉस B डॉट C वेक्टर। अगर इसको करोगे आप तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ऑटोमेटिकली आपका आंसर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा।
तो ये 0 आने का मतलब ही हो गया वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी क्या है, कोप्लेनर है। सिमिलरली यहाँ पे कोप्लेनर कभी कभी आपको इक्वेशन पूछा जाता है कि इसका इक्वेशन बताइए मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे आप, कोई भी दो को अगर हम क्रॉस करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को शो करेगा, और उस प्लेन के किसी तीसरे वेक्टर के साथ डॉट कर देंगे अगर हम, तो ऑटोमेटिकली इट विल बी इक्वल टू 0। तो इस तरह से किसी भी टाइप का जो है, इस तीनों में से किसी भी दो को कॉम्बिनेशन करो, उसका क्रॉस करो और तीसरे के साथ डॉट करो, यानी कि इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सबको समझ में आ रहा है? ओके राइट। सो इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो उसका वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट्स इट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहला जो प्रॉपर्टीज है, इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड ऑल लाइन सेम प्लेन, इसका मैथमेटिकल वर्जन अगर आपसे पूछा जाए तो आप उसको लिखोगे आई कैप क्रॉस आर कैप डॉट एन कैप मस्ट बी इक्वल टू 0, आई कैप क्रॉस एन कैप डॉट आर कैप मस्ट बी इक्वल टू 0, या आर क्रॉस एन कैप डॉट जे कैप अगर हम लोग करते हैं तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। सो ये तीनों में से कोई भी अगर इक्वेशन दिया होगा, कभी कभी सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, विच ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल, तो इसके अलावा जो ऑप्शन रहेगा वो पॉसिबल नहीं होगा, बाकी ये तीनों पॉसिबल है। गॉट इट? सबको समझ में आया? ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो सबसे आसान पॉइंट है। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है। इस लाइन को ड्रॉ करते ही क्या करोगे आप, कोई भी इंसिडेंस लाइट आता है, जैसे ये इंसिडेंस लाइट है, तो स्टेप नंबर 1 आप नॉर्मल ड्रॉ करो, इसके साथ एंगल फाइंड आउट करो। लेट्स से दैट अगर ये एंगल थीटा है, अगर तो ये जाने वाली जो रे होगी, ये भी एंगल जो बनाएगा उसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा बेटा, थीटा ही हो जाएगा। तो आई कैन से दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सुनने में जितना आसान लगता है उस पर न्यूमेरिकल भी ज्यादातर पूछा जाता है। ये सुनने में आसान है, न्यूमेरिकल भी इस पे आसान ही रहता है, आपको सिर्फ सीखना है कि उसको कैसे बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक न्यूमेरिकल अगर मैं दूं अगर आपको ऐसा समथिंग लाइक दिस, इस तरह का कि लाइट आया हॉरिजॉन्टल, लाइट ऐसा हॉरिजॉन्टल आया और वर्टिकल चला गया अगर, तो आपसे पूछा सकता है कि ये जो प्लेन मिरर है वो कितने एंगल पे झुका रहेगा। क्या ये कर सकते हो तुम लोग? भावेश ने आंसर दिया 45, अभिषेक भी 45, रश्मि 60, श्रुति 45। ओके, सो बहुत सारे लोग 45 आंसर दे रहे हैं। आई होप सो कि आपका आंसर करेक्ट हो। लेट्स से दैट करना कैसे इसको, स्टेप नंबर 1, ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपको, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जिस पॉइंट पे वो इंसिडेंस हुआ। ड्रॉ कर लिया मैंने। अब चेक करो कि इंसिडेंस लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच में टोटल एंगल कितना है। मैंने चेक किया तो टोटल एंगल मैंने पाया 90 डिग्री। तो आधा जो एंगल होगा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर इक्वल है तो आधा मिलेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस को यानी कि 45 डिग्री, और आधा मिलेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को 45 डिग्री। अब थोड़ी सी ज्योमेट्री लगानी है, ऑटोमेटिकली यू कैन गेट द आंसर। सो देखो यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो आई कैन से दैट कि ये जो लाइन आ रही है, ये वाली लाइन, या सिंपली ये 45 डिग्री है तो ये 45 हो जाएगा, और पैरेलल का जो कंसीडरेशन करेंगे हम तो ये 45 डिग्री हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से। सो डायरेक्टली इसका आंसर 45 डिग्री हो जाएगा। कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन सब कोई? एक मैं दे रहा हूं आपको, ट्राई करके जल्दी से देखो, जल्दी देखो ट्राई करके। ओके, क्वेश्चन ऐसा है समथिंग, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फॉल डाउन हुआ, रे आ रहा था इस तरह से एंड फाइनली चला गया ऊपर। ये आपका नॉर्मल है और नॉर्मल ने बनाया 50 डिग्री एंगल। यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। गलत है अभिषेक, अदिति गलत है, श्रुति वेरी गुड, 50 इज द करेक्ट आंसर, 50 इज द करेक्ट आंसर। अब देखो मैं बताता हूं तुम लोगों को, समझो इस बात को, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया ताकि आपकी आंखें खुले कि एंगल आई दिस इज इक्वल टू एंगल आर रटना बड़ा आसान है, बट उसको अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल लगता रहता है। लिसन केयरफुली, जिस पॉइंट पे ये फॉल डाउन किया, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या करना है आपको, वहां पे नॉर्मल ड्रॉ करना है। आपने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्शन का एंगल जो बनेगा 50,
तो इंसिडेंस का भी एंगल कितना बनेगा 50, तो ये पूरा हो जाएगा यहाँ से तक 50। अब ये वाला 50, अब तुम खुद देखो ये 50 तो ये कितना हो जाएगा, सी ये आपका नॉर्मल है ना, तो ये 50 है, कैन आई से दैट ये दोनों मिलकर के यहां से लेकर के यहां तक मिलकर के टोटल 90 डिग्री होना चाहिए था, कैन आई से दैट टोटल 90 होना चाहिए था। अगर ये 90 है यहां से यहां तक और ये पूरा यहां से तक देखो 100 है, तो 100 माइनस 90 करो तो कितना बचेगा बेटा, यहाँ पे एंगल कितना आ जाएगा, ये वाला एंगल 10 डिग्री। ये सबको समझ में आया क्या 10 डिग्री कैसे आया। तो अब अगर मुझे थीटा निकालना है, या फिर एक काम करो ना, सिंपली इसको इस लाइन को ड्रॉ कर दो, ये लाइन को तुमने ड्रॉ कर दिया एंड आप ये वाला अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा थीटा, तो डायरेक्ट ही आ जाएगा यार। अगर ये 50 तो ये 40। मैं फिर से बताता हूं आपको, सुनो, अगर ये यहां से यहां तक 50 है बेटा, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, ये 40, 40 होगा। और अगर ये 40 है अगर, तो सिंपल यहाँ पे अगर सी ये थीटा एंगल है ना, ये थीटा अल्टरनेट एंगल, ये वाला देखो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो मुझे बताओ थीटा की वैल्यू कितनी होगी। ये है नॉर्मल और ये है इंसिडेंस लाइट, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना बना था 50 डिग्री। सो थीटा की जो वैल्यू आएंगी, दिस मस्ट बी इक्वल टू 50 डिग्री। ये कितने लोगों को समझ में नहीं आया, समझ में आया क्या सबको। इसमें ज्योमेट्री लगानी है बस, और कुछ भी नहीं। जिन लोगों को नहीं समझ में आया, प्लीज मैं क्या बोल रहा हूँ समझो अच्छे से। आप इस क्वेश्चन को घर पे करना अच्छे से। मैं सिंपल बताया था आपको, अगर ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये 50 बनाया, रिफ्लेक्शन का रे अगर नॉर्मल के साथ 50 बनाएगा, तो इंसिडेंस का भी रे कितना बनाएगा 50 ही बनाएगा। आप ये सोचिए कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो ये 50, तो ये वाला कितना हो गया बेटा 40, सिंपल। और ये 40 डिग्री हो गया, आपको थीटा निकालना है ना। सी अल्टरनेट एंगल देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, कैन आई से दैट ये वाला जो ये लाइट है और ये जो है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा टोटल 90 डिग्री। इंसिडेंस रे और नॉर्मल के, सॉरी 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 सॉरी, ये प्लेन और ये नॉर्मल, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा। मैं यहाँ दूसरे कलर से कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए ये बात। एक्चुअली ये हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री, ये 50 है, तो ये कितना बचेगा बेटा, ये 40 है, सॉरी 40 है, तो ये 50 बचेगा आपका। तो आई होप सो थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी 50 डिग्री हो जाएगी। घर पे ट्राई करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, ये इसका वेक्टर फॉर्मेट होता है। किसका वेक्टर फॉर्मेट होता है, जैसे मान लो कि आपके पास एक इंसिडेंट रे है, ठीक है, और ये इंसिडेंस रे को हमने बोला EI, तो रिफ्लेक्टेड रे जो है, यहाँ जो रिफ्लेक्टेड रे बनने वाला ER, उसका इक्वेशन जो है आपको लिखना है। तो कैसे लिखोगे, तो ER का इक्वेशन लिखना है, तो इसको लिखने का जो स्टाइल होता है, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे याद कर लो आप, और फिर उसके बाद घर पे जाकर क्या है एक बार ट्राई करके देखना इसको। EI जो दिया रहेगा आपको इक्वेशन, EI जो दिया रहेगा उसको डॉट करना है नॉर्मल के साथ। EI जो दिया रहेगा उसको डॉट करना है नॉर्मल के साथ, लगाना है नॉर्मल डायरेक्शन का 2 टाइम्स EI में से सब्ट्रैक्ट कर दो, ऑटोमेटिकली यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ ER। ये जस्ट आप याद करके रखो, इसका कोई और एप्लीकेशन नहीं है। एप्लीकेशन बड़ा आसान है, मैं दिखाता आपको, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बट जब भी आपको अगर ये करना है, इक्वेशंस ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो उस केस में आपको ये इक्वेशन याद रहना चाहिए। फिर से बताता हूँ इक्वेशन याद करने का तरीका। पहले EI के बारे में सोचो, EI का डॉट करो किसके साथ, n कैप के साथ। किस डायरेक्शन में, n कैप। ये वाली जो चीज है उसको डबल करके EI में से सब्ट्रैक्ट कर दो, व्हाटएवर यू विल गेट दैट इज ER।
अगर कभी पूछेगा इक्वेशन, तो इक्वेशन अगर पूछा जाएगा तो डायरेक्ट इक्वेशन आपको लिखना है, इसमें कोई दिमाग लगाने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो ये बस इक्वेशन ध्यान में रखो। इसका एप्लीकेशन क्या होता है वो मैं तुमको तुरंत दिखा देता हूँ। देखो जैसे मान लो क्वेश्चन अगर आपको दिया हुआ है ऐसा, इंसिडेंट रे का इक्वेशन दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और आपको ये बताया गया है कि प्लेन जो है मिरर, प्लेन मिरर अगर मान लीजिए ये एक्स वाई प्लेन में है, अगर मिरर एक्स वाई प्लेन में है और यहाँ से लाइट आ रही है इंसिडेंस लाइट, जिसका इक्वेशन दिया हुआ है आपको, और आपको पूछा गया है बताओ ई आर की वैल्यू क्या होगी। क्या आप ई आर की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से? अगर मैं इस इक्वेशन से निकालू तो बहुत लंबा जाएगा, और डायरेक्ट अगर निकालू तो बहुत ही आसानी से जाएगा। देखो इसका ट्रिक देखो क्या होता है। ये जो एक्स वाई प्लेन है, ये जो एक्स वाई प्लेन है, जैसे मान लो कि कोई भी एक्स वाई प्लेन ले लो आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी दे दिया है करेक्ट। ये आपका एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, ये आपका एक्स वाई प्लेन है। तो अगर कोई लाइट अगर मान लो ऐसा फॉल डाउन कर रही है इस तरह से, तो कौन सा कंपोनेंट जो है वो वर्टिकली, अगर सी कौन सा कंपोनेंट जो है वो रिवर्स होने वाला है? जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो आने वाला कंपोनेंट है वही रिवर्स होगा। यस और नो? अगर किसी बॉल को अगर हम छोड़ते हैं अगर, तो कौन सा कंपोनेंट रिवर्स होता है? जैसे देखो एक बॉल को अगर तुम थ्रो करोगे तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट होगा Vx, एक कंपोनेंट होगा Vy। आफ्टर कॉलिजन, कॉलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी बन जाती है ऐसी, तो ये तुम्हारा वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया। तुम चेक करो जैसा Vx था वैसा Vx अभी भी है, लेकिन Vy का डायरेक्शन नीचे की ओर था, आफ्टर कॉलिजन Vy का डायरेक्शन किधर हो गया? ऊपर की ओर। तो इसका मतलब कौन सा डायरेक्शन रिवर्स होने वाला है? जो डायरेक्शन प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। प्लेन मिरर किस प्लेन में है? एक्स वाई में है, तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सा होगा? इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सा होगा? जेड कंपोनेंट। तो हम बोलेंगे सर 2i कैप प्लस 3j कैप, ये दोनों एज इट इज रहेगा, और इसका जो जेड कंपोनेंट होगा वो जेड कंपोनेंट रिवर्स हो जाएगा। सो प्लस 4k की जगह क्या हो जाएगा? माइनस 4k। एंड दैट्स व्हाई ई आर का डायरेक्ट हम लिख सकते हैं फॉर्मूला 2i कैप प्लस 3j कैप, प्लस की जगह लिख दो माइनस 4k कैप। सो ट्रिक इसमें ये है कि जो भी आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा मिरर पे, जो भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो रिवर्स हो जाएगा। इसके अलावा उसमें और कुछ भी नहीं करना है। आ गया समझ में सबको? समझ में आ गया सबको? सर अगर मिरर 3D में होगा तो, मिरर अगर 3D में होगा तो आपको इक्वेशन से करना पड़ेगा, तो उस केस में आपको इक्वेशन लगाना पड़ेगा, तब यहाँ पे यही काम करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय नॉर्मल का डायरेक्शन दिया रहेगा। अगर मिरर 3D में अगर दिया हुआ है, अगर ये बोल दिया जाए 3D में है अगर, तो क्या आप नॉर्मल का डायरेक्शन डायरेक्ट निकाल सकते हो? क्या आपको नॉर्मल का डायरेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, और जब नॉर्मल का डायरेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा तो जस्ट पुट द वैल्यूज। ई का ये वेक्टर जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा, नॉर्मल का वेक्टर प्रोवाइड किया जाएगा, देन यू हैव टू डू लाइक दिस, और इस चीज को करोगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा आंसर। गॉट माय पॉइंट? सबको समझ में आया? सो 3D में अगर हो तो भी हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके तो ये वेक्टर फॉर्म कितना बेनिफिशियल है मैं फिर से बता दूं आपको। अगर 3D में दिया हुआ है, अगर इंसिडेंस रे एज वेल एज मिरर का भी इक्वेशन 3D में दिया हुआ है, नॉर्मल का इक्वेशन, तो उस केस में आप इसको अप्लाई कीजिए। अदरवाइज एक्स वाई प्लेन में मिरर है तो जेड कंपोनेंट रिवर्स हो जाएगा, वाई जेड कंपोनेंट में मिरर है तो एक्स कंपोनेंट रिवर्स होगा, और इस तरीके का लॉजिक लगा के हम काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका देखो कभी भी रिफ्लेक्शन वगैरह अगर कोई होता है, अगर कुछ चीजें होती है, जैसे मान लो कि अगर नीचे पानी है अगर, और ऊपर से अगर मान लो रे आया इंसिडेंस रे, और ये पानी के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है अगर, तो तुम जल्दी से बताओ ये वेव जो है इसकी फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं एफ, वेलोसिटी मान लेते हैं वी, और वेवलेंथ मान लेते हैं लैम्डा। तो पानी में जाने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है सेम रहेगी या बदल जाएगी? पानी में जाने में वेलोसिटी सेम होगी कि बदल जाएगी? चेंज हो जाएगी, करेक्ट? सिंपल। तो छोटी सी बात याद रखेंगे कि कोई भी फिनोमेना दुनिया का होता है, उस फिनोमेना में सबसे पहली बात तो फ्रीक्वेंसी चेंज बिल्कुल नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी याद कर लो अच्छे से, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है सोर्स पे, सोर्स जब तक नहीं चेंज होगा तब तक फ्रीक्वेंसी चेंज होने का कोई चांस नहीं है। रही बात वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी जो है मीडियम टू मीडियम चेंज होता रहता है,
और यही वजह है कि उसकी वेवलेंथ भी मीडियम टू मीडियम चेंज होती रहती है। सो एक बात आप अपने माइंड में अच्छे से रख लो, मीडियम चेंज मतलब वेलोसिटी चेंज मतलब लैम्डा चेंज, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। गॉट इट? सबको समझ में आ गया? राइट? यस, ओके ओके। सो नाउ अभी अगर मैं ऐसा बोलूं अगर कि हमारे पास एक मिरर है सर, तो मिरर है तो आप क्या बोलते हो कि इंसिडेंस लाइट जो है जिस मीडियम से आ रही है टकराने के बाद भी उसी मीडियम में जाने वाली है। सो इंसिडेंस लाइट जिस मीडियम से आ रही है टकराने के बाद उसी मीडियम में जाने वाली है, तो क्या मीडियम यहाँ पे चेंज हुआ? सो मीडियम यहाँ पे नहीं चेंज हुआ, नहीं चेंज होगा तो वेलोसिटी जो है जो यहाँ रहेगी वो यहाँ रहेगी, और वेलोसिटी सेम रहेगी तो लैम्डा भी सेम रहेगा। वेलोसिटी लैम्डा सेम है यहाँ पे, और फ्रीक्वेंसी तो है सोर्स पे डिपेंडेंट होता है, सो फ्रीक्वेंसी चेंज होने का कोई चांस नहीं है। सो दैट्स व्हाई फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, लैम्डा रिफ्लेक्शन के केस में बिल्कुल चेंज नहीं होता। सो थियोरेटिकल टाइप का अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए। सेकंड थिंग, क्या उसका एम्पलीट्यूड चेंज होता है? तो यस ऑफ कोर्स उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है, उसकी एनर्जी चेंज हो सकती है, उसका इंटेंसिटी चेंज हो सकता है। कैसे? तो ये जो वेव आई, ये जो वेव इस पे फॉल डाउन करती है, तो फॉल डाउन करने के बाद ये सरफेस कुछ उसकी एनर्जी जो है एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर उसकी एनर्जी अगर एब्जॉर्ब कर लिया उसने कुछ भी एनर्जी अगर, तो इसकी एनर्जी अगर मान लीजिए 100 जूल या 10 जूल से अगर आ रहा था, 1 जूल इसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो यहाँ से कितना रिफ्लेक्ट होगा? 9 जूल होगा। तो ऑब्वियस बात है कि उसकी एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो एम्पलीट्यूड कम होगा, एम्पलीट्यूड कम होगा तो इंटेंसिटी अपने आप डाउन हो जाएगी। सो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड चेंज हो सकती है, बट ये चेंज हो सकती है बट लैम्डा वी और एफ रिफ्लेक्शन में हमेशा कांस्टेंट रहता है। सेकंड पॉइंट है कलर इज द फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। आपको मैं बहुत बार बता चुका हूं कि ब्लू कलर जो है वो फ्रीक्वेंसी उसकी क्या है उस पर डिपेंड करती है। मींस अगर बाहर अगर ब्लू कलर की लाइट अगर आ रही है, तो पानी में जाने के बाद मतलब मीडियम चेंज होने के बाद क्या वो ब्लू कलर से येलो हो जाएगा कि ब्लू कलर ही रहेगा? अगर ब्लू कलर है अगर, तो पानी में जाने के बाद भी कौन सी कलर होंगी? ब्लू ही रहेंगी। वेरी गुड। सो इसका मतलब कि कलर्स की क्यों चेंज नहीं हो रही है? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है, और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी तो कलर भी चेंज नहीं होगा। सो कलर इज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। सब ये पॉइंट्स याद रखना, क्योंकि फिर वही बात है कि थियोरेटिकल क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, आपको ये सारी बातें याद नहीं रहेगी तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहा पढ़ के। ओके, मुझे लगता है यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। करेक्ट? राइट, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। अभी हम लोग को पढ़ना है प्लेन मिरर के बारे में, सब कुछ हम लोग जान लेते हैं प्लेन मिरर के बारे में कि बेसिकली क्या क्या उसमें क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस तरह क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। फिर जब ये चीजें कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग स्फेरिकल मिरर की तरफ जाएंगे, एंड देन इसी कॉन्सेप्ट्स को जो है नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाएंगे। सबसे पहले क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर एक प्लेन मिरर है तो हमेशा एक बात हमेशा दिमाग में रख लीजिए आप कि ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पे होगा, अगर एक्स डिस्टेंस पे होगा तो इमेज का भी डिस्टेंस उतना ही होगा। ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज। अगर हाइट की बात करें अगर, तो हाइट भी दोनों का सेम ही होता है। हाइट अगर इसकी मान लीजिए h है, एच ओ, तो इसकी भी हाइट जो आती है वो एच आई, तो आई कैन से दैट एच ओ मस्ट बी इक्वल टू एच आई। आप जानते हैं कि मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है एच आई अपॉन एच ओ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस केस में दोनों अगर इक्वल है अगर, तो इस केस में दोनों का वैल्यू कैंसिल आउट हो जाकर होकर के क्या आ जाएगा? 1। सो आई कैन से दैट कि प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। सो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो कि आपको माइंड में रखना चाहिए। जितना डिस्टेंस है, ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रहेगा तो ये 10 सेंटीमीटर पीछे उसका इमेज बनेगा। अगर इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर है तो इसकी हाइट भी 2 सेंटीमीटर होगी। सो फाइनली मैग्निफिकेशन बिकम्स 1। और यहाँ पे एक और नई प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन का कुछ मतलब नहीं है, बल्कि जो पास की चीज है उसका पास में इमेज बनेगा, जो दूर की चीज है उसका दूर इमेज बनेगा, जिसकी वजह से ये जो बी का ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जिसको हम बोल सकते हैं, ये पार्ट पहले बन जाता है, और ये वाला पार्ट जो है जो दूर है उसका इमेज दूर बनता है, जिसकी वजह से ये समथिंग ऐसा दिखेगा आपको। इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। सो प्लेन मिरर ये 3 तरह की प्रॉपर्टी को कंटेन करता है। इसमें सबसे खास प्रॉपर्टी कोई अगर है तो ये वाली प्रॉपर्टी है कि इक्वल डिस्टेंस पे होता है। सो आई कैन से दैट कि यहाँ पे जो मिरर है वो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जैसा काम करता है। क्लियर सबको? सबको क्लियर?
yes, okay, okay. Now next point, see इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स, ये बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी पॉइंट्स, ठीक है। तो ये भी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है कि मिरर इज फिक्स्ड एंड इंसिडेंट रे रोटेट्स बाय एंगल थीटा, देन रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट बाय सेम एंगल बट इन अपोजिट सेंस। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये इंसिडेंस लाइट है और ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, और अगर मान लो किसी ने अगर बोला कि इंसिडेंस लाइट को थीटा से घुमा दो, इंसिडेंस लाइट को थीटा से घुमा दो, तो अगर आप इसको थीटा से घुमाएंगे तो नॉर्मल के पास जाएगा, और नॉर्मल के पास जाएगा तो इंसिडेंस एंगल कम हो जाएगी, और इंसिडेंस एंगल मस्ट बी इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल, दिस मींस रिफ्लेक्शन एंगल भी कम होने वाली है। कम करने के लिए इसको भी पास में लाना पड़ेगा। अगर ये थीटा एंगल से अगर आप घुमाएंगे तो ये भी थीटा एंगल से ही घूमेगा। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि मिरर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको। मिरर रेस्ट में रहेगा तो ही ये कारनामा होगा। तो जितने एंगल से घूमेगा उतने ही एंगल से वो भी घूमेगा, बट दोनों का सेंस अपोजिट होगा। कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं। उससे भी अच्छा एक और कॉन्सेप्ट है जिसपे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। इफ इंसिडेंट रे इज फिक्स्ड, हम इंसिडेंट रे में कोई चेंजेस नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मिरर को रोटेट कर दें। अगर मिरर को रोटेट करना चाहते हैं अगर आप, तो देखिए यहाँ पे ये आपका मिरर है, और अगर ये इंसिडेंस लाइट अगर फिक्स है अगर, और मिरर को आप रोटेट करवाएंगे अगर थीटा एंगल से, लेट्स से दैट आपने रोटेट किया थीटा एंगल से, तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट पहले ऐसा हुआ करता था, नई वाली जो रिफ्लेक्टेड लाइट होंगी वो समथिंग ऐसी हो जाएगी, ये वाली। तो ये एंगल जो है वो एंगल जब आप निकालोगे तो ये निकालने के बाद ये आती है 2 थीटा। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि मिरर के थीटा रोटेशन से रिफ्लेक्टर रे 2 थीटा घूम जाएगा, थीटा रोटेशन से रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से घूम जाएगा, और दोनों का सेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आई कैन सिंपली से दैट कि इफ इंसिडेंट रे इज फिक्स्ड, मतलब इंसिडेंट रे को छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। इस बार किसको कर रहे हैं हम लोग, मिरर को करने वाले हैं। मिरर को कितने से घुमाया मैंने, मिरर को घुमाया थीटा से। तो अगर हम मिरर को थीटा से घुमाएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितना से घूमेगा, 2 थीटा से, बट सेंस क्या रहेगा, सेम। अच्छा एक बात बताओ कि 1 सेकेंड में अगर 2 रेडियन अगर मैंने घुमाया मिरर को, यानी कि 2 रेडियन पर सेकेंड, ये क्या चीज हो गया बेसिकली, थीटा अपॉन टी, दिस इज नथिंग बट ओमेगा। मतलब अगर हम बोलेंगे कि मिरर को घुमाने की स्पीड मतलब ओमेगा, मिरर को घुमाने की स्पीड ओमेगा है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि उस सेंस में अगर बात करें अगर, तो रिफ्लेक्टेड रे की जो स्पीड होगी घूमने की वो 2 ओमेगा हो जाएगी। यस, वेरी गुड। क्या हो जाएगी, 2 ओमेगा हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? सो यहाँ ओमेगा स्पीड से घुमाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये 2 ओमेगा से घूमना चालू करेगा। ओके तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सो प्लीज रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स। ओके सबसे पहला पॉइंट क्या बताया मैंने आपको कि ये थीटा घूमेगा तो वो भी थीटा घूमेगा, बट उसका जो सेंस होगा वो अपोजिट होना चाहिए। आइए देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करते हैं। सिंपल तरीका है इसको अप्लाई करने का। जैसे मान लो एक ही क्वेश्चन में ले रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ इंसिडेंस है, इसको मैंने घुमाया कितने डिग्री से, 10 डिग्री एंगल से घुमाया, और यहाँ पे देखिए कि मिरर को भी रोटेट करवाया मैंने कितने से, 20 डिग्री एंगल से रोटेट किया। तो आपको पूछा गया फाइंड एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे कितना घूम जाएगा। आंसर दे सकते हो? मयूरी का आंसर है 30। नेक्स्ट कोई और? भावेश 30, निधि 30। ओके बहुत सारे लोग 30 आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। इसका मतलब कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। सी हियर, ये 20 से अगर मैंने घुमाया, ध्यान से सुनिएगा, मिरर को अगर 20 से घुमाया तो रिफ्लेक्टेड रे सेम सेंस में घूमेगा, बट कितने से घूमेगा, डबल एंगल से। कैन आई से दैट ये 40 से घूमेगा। किस केस में, मिरर के केस में। सिमिलरली आप देखो यहाँ पे 10 डिग्री से आपने क्या किया, इंसिडेंस लाइट को घुमाया आपने, तो 10 डिग्री से अगर आपने उसको घुमाया अगर क्लॉकवाइज, तो क्या उसकी वजह से जो इस पे जो इफेक्ट आएगा वो क्या आएगा, 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आएगा बेटा। तो ये 40 डिग्री क्लॉकवाइज और 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो कुल मिलाकर के अगर हम देखेंगे तो फाइनल जो आएगा 30 डिग्री आने वाला है, एंड दिस इज नथिंग बट क्लॉकवाइज। तो आई थिंक सो आप सबको क्लियर हो गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे तो कैसे हैंडल करना है। ओके इसमें नेक्स्ट लेवल का एक क्वेश्चन मैं बता देता आपको जो आपको अच्छा लगेगा सुन करके। इस तरह का क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसमें ये वाला जो है राइट नाउ, ये जो है ये स्क्रीन दिया हुआ है, ये स्क्रीन है। ओके ये मैं पॉइंट जो मेंशन कर रहा हूँ ये वाला वो स्क्रीन है, और यहाँ से लाइट जो है ये टॉर्च लाइट समझ लीजिए आप, ये टॉर्च लाइट है यहाँ से, ठीक है। ये टॉर्च लाइट लगातार यहाँ पे आ रही है, एंड दिस इज मेकिंग सम एंगल थीटा एट एनी मोमेंट, और ये तुम्हारा मिरर है।
अब तुम मुझे बताओ कि इस सिचुएशन में अगर मैं मिरर को अगर घुमाना चालू कर दूं, ये मिरर को अगर मैंने घुमाया ओमेगा से, तो मिरर को अगर मैं ओमेगा से घुमाऊंगा अगर, तो क्या ये रिफ्लेक्टेड रे यही रहेगा या घूमना चालू कर देगा? तो आपका जवाब होगा सर अगर ये ओमेगा से घूमेगा तो ये 2 ओमेगा से घूमेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सबको समझ में आ रहा है? गुड। सो अगर ये ओमेगा से घुमाने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये 2 ओमेगा से घूमने की कोशिश करेगा। लेकिन तुम इसके बारे में सोच के देखो, इस पॉइंट के बारे में, तो आपको फीलिंग आएगी कि ये जो पॉइंट है वो पॉइंट किस में घूमेगा? सर्कल में घूमेगा। ऐसा घूमना चाहिए था, बट आपने उसको उस तरह से घूमने नहीं दिया। आपने क्या किया, एक स्क्रीन लगा दिया फ्लैट टाइप का। ये फ्लैट स्क्रीन का क्वेश्चन हो गया, फ्लैट स्क्रीन। अगर ये स्क्रीन फ्लैट नहीं होता तो वो रोटेट जो करता, सर्कुलर रोटेट करता। दिस मींस दूसरा क्वेश्चन जो बन सकता है वो ऐसा बन सकता है कि यहां से लाइट आई, रिफ्लेक्ट हुई, और एक स्क्रीन जो है वो सर्कुलर टाइप का स्क्रीन है मेरे पास। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस स्पॉटलाइट। मान लीजिए ये स्पॉटलाइट इस तरह से वर्क कर रही है, यहां से लाइट आई, रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद यहां आ रही है। अगर आपने मिरर को घुमाने की कोशिश की, मतलब मिरर को घुमाने की कोशिश की, तो ऑटोमेटिकली ये भी घूमने की कोशिश करेगा। तो ये जो स्पॉटलाइट है, यानी कि जो स्पॉट बन रहा है, वो स्पॉट जो है चलना चालू करेगा सर्कुलर मोशन में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? सबको समझ में आ रहा है ये बात? राइट। और अगर मान लीजिए ऐसा केस है अगर, और इसकी दूरी अगर मान लेते हैं रेडियस आर है अगर, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर ये वाली जो वेलोसिटी है, दिस इज ओमेगा, दिस इज ओमेगा, मिरर ओमेगा से घूमेगा तो ये 2 ओमेगा हो जाएगा। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी, वो क्या होती है? v इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस, ओमेगा इनटू आर। सो ओमेगा कितनी है इसकी? 2 ओमेगा, और आर कितनी है? 2 ओमेगा इनटू आर। तो यहां से तुरंत हम स्पीड निकाल लेते हैं कि 2 ओमेगा इनटू आर स्पीड से दौड़ रही है। ये सबको जमा यहां तक ये बात? तुम लोगों को नीट में बहुत अच्छा करना है तो सारे पॉइंट्स आपको समझ में आना चाहिए और रिवाइज करना चाहिए। देन आई कैन से दैट यहाँ जो वेलोसिटी आएंगी, स्पीड जो आएंगी, वो 2 ओमेगा इनटू आर आएंगी। कभी कभी ये दिया हुआ नहीं रहता है, आपको दिया रहेगा ये वाला, यहाँ से यहाँ तक का जो है लेंथ दिया रहेगा समथिंग, लेट्स से दैट डी दिया रहेगा, या कोई भी अगर मान लीजिए अलग चीज अगर दी रहेगी अगर क्वांटिटी, तो आप आर निकालिए उससे। आर निकालने के बाद आप यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए। सो मैं एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ आपको, एंड नथिंग एल्स। ओके, यहाँ पे स्पीड आ गई, तो ये वाली कहानी होती, अगर ये वाली कहानी होती तो इसका आंसर यहाँ पे आ जाता है, स्पीड इज इक्वल टू 2 ओमेगा आर। तो ये वाला स्पॉट 2 ओमेगा आर से दौड़ता रहता। बट कहानी ऐसी थी ही नहीं अपने पास। अपने पास कहानी कैसी थी कि यहाँ से हमने क्या किया, एक स्क्रीन लगा दिया, और ये स्पॉटलाइट भाई साहब जो है ये स्क्रीन पे इस तरह से चलना चालू हुआ। मतलब क्या ये सर्कुलर मोशन कर रहा है? बिल्कुल नहीं। पहले सर्कुलर मोशन कर रहा था, लेकिन अभी स्क्रीन लगाने से, फ्लैट स्क्रीन लगाने से वो सर्कुलर मोशन करना बंद कर दिया और स्ट्रेट लाइन मोशन करना चालू कर दिया। सबको समझ में आ गया होगा ये बात? तो मैं यहाँ पे फिर से ये कहानी को समझा देता हूँ मैं आपको कि बेसिकली यहाँ पे ये जो स्पॉटलाइट है वो यहाँ ग्रेज कर रहा है ऐसा। सो एक्चुअल वेलोसिटी स्पॉटलाइट की कैसी है? नीचे की ओर। अगर ये सर्कुलर में जा सकता था, गया नहीं, जा सकता था, तो इसकी ये वाली वेलोसिटी कितनी होती वो निकाल सकते हैं। इसको बोल सकते हैं वी डैश। अगर ये एंगल दिया हुआ है थीटा, ये v है, तो v का कंपोनेंट ले लो तो v cos थीटा हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? सबको समझ में आ रहा है ये बात? ओके, गुड। सो v डैश की वैल्यू आ जाएंगी v cos थीटा, एंड देन अगेन वही सेम कहानी, सेम स्टोरी। ये ओमेगा से घूमेगा, ये 2 ओमेगा से घूमेगा, तो इस तरह के लाइन पे वो कितने वेलोसिटी से घूम सकता था? ओमेगा इंटू आर से, ओमेगा इंटू सॉरी 2 ओमेगा इंटू आर से। ये सिंगल इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करो, ऑटोमेटिकली यू कैन गेट द आंसर। सबको क्लियर है यहां तक? भावेश का आंसर करेक्ट है? करेक्ट है? प्लीज रिपीट। रिपीट नहीं होगा बेटा, मैं आपको लगे तो आपको ये कर देता, मैं आपको सेंड कर दूंगा इसका रिकॉर्डिंग, ठीक है? ओके, तो इस तरह क्वेश्चन अगर आपको मिलेंगे तो इस तरह से सोचना चालू करो, ठीक है? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है, वो सेम टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था इससे पहले।
ना यहाँ पे देखो नंबर ऑफ इमेजेस वाला क्वेश्चन रहता है, बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखा होगा नंबर ऑफ इमेजेस निकालना, देखा है ना। अगर पैरेलल होगा तो कैसे हैंडल करना है, और अगर मान लीजिए कि सर्कुलर एंगल पे होगा तो कैसे हैंडल करना है। सो पैरेलल वाला जो है हम लोग कहानी देखना चाहते हैं। ओके ओके सी, कभी अगर आप मॉल में गए होंगे तो आपको पता है कि अगर पैरेलल अगर मिरर लगा हुआ है अगर, और उसके बीच में अगर आप खड़े हो जाएंगे तो आपके कितने इमेजेस बनने वाले हैं, बस इसका जवाब दे दो, कितने इमेजेस बनने वाले आपके? इनफाइनाइट बनने वाले हैं, इनफाइनाइट बनने वाले, वेरी गुड। क्योंकि ये जो मिरर इमेज बनाएगा, जैसे आपका इमेज ए की जगह ए डैश बना दिया उसने, तो ये ए डैश जो है वो दूसरे मिरर के लिए, मिरर नंबर 1 है, ये मिरर नंबर 2 है, दूसरे मिरर के लिए जल्दी से देख करके बताओ क्या उसके लिए वो इमेज बन जाएगा? और अगर वो इमेज बन जाएगा तो उस इमेज का, ये इमेज दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और फिर उसका इमेज बनाएगा। जो इमेज बना पहले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, फिर ये इमेज बनाएगा, फिर जो इमेज बना दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, फिर इमेज, और इस तरह से मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं, और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के बाद आपको इनफाइनाइट इमेजेस मिलते हैं। सबसे ब्राइट इमेज कौन सा मिलता है? जो सबसे पहले बनता है, क्योंकि जितनी बार रिफ्लेक्शंस होती है उतनी बार उसकी एनर्जी धीरे 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 खर्च होती है। मैंने कुछ देर पहले भी बताया था आपको, एम्पलीट्यूड गिरेगी अगर तो इंटेंसिटी गिरेगी, और इंटेंसिटी ऑफ इमेज डीम होती जाती है। यही वजह है कि जब हम खड़े होते हैं तो हमारे पास वाला जो सबसे पास वाला जो इमेज होता है वो सबसे ब्राइट दिखता है, बट सबसे दूर वाला जो इमेज आपको दिखेगा धीरे धीरे फेंट होता जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सबको समझ में आया ये बात? ओके सो फिलहाल तो अभी इसमें अपने को निकालना है कि कितने नंबर ऑफ इमेजेस हो सकते हैं। ये तो सवाल नहीं बनेगा कि ये तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा कि इनफाइनाइट बनेगा। इसमें मेन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मिरर नंबर 1 से कितनी दूरी पे फोर्थ इमेज का फॉर्मेशन होगा। मिरर नंबर 1 से कितनी दूरी पे फोर्थ इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह के सवाल को कैसे किया जाता है, शॉर्टकट आप सीख लो फटाफट। यहाँ पे मिरर नंबर 2 है, M2 लिख दो, यहाँ मिरर नंबर 1 है, M1 लिख दो, और देखो फटाफट कैसे करते हैं। ऑब्जेक्ट से इस मिरर की दूरी कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो प्लेन मिरर क्या करता है, उसके पीछे 3 सेंटीमीटर पीछे जो है उसका इमेज क्रिएट कर देगा। सो आई कैन से दैट M2 में जो पहला इमेज बनेगा वो 3 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। सिमिलरली M1 में अगर हम देखेंगे अगर, तो यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर है अगर, तो इसका पहला इमेज जो बनेगा वो 7 सेंटीमीटर पीछे बनेगा, 7 सेंटीमीटर। आई होप सो आप सब लोगों को ये बात समझ में आई होगी। ये वाला जो इमेज बना वो मिरर नंबर M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 10, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी थी? 7। 10 + 7 कितना हो गया? 17। तो ये बैक साइड में 17 सेंटीमीटर पे उसका इमेज का फॉर्मेशन करेगा। तो एक बात तो क्लियर समझ में आई कि हर बार जो है 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। मिरर नंबर M1 में जो इमेज का जो डिस्टेंस आया था उसमें 10 सेंटीमीटर ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली मिरर नंबर 2 का इमेज का डिस्टेंस आ जाएगा, है ना? हाँ, सो आई कैन से दैट कि 7 सेंटीमीटर में अगर हम 10 ऐड करेंगे, अगर प्लस 10 करेंगे जो कि दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस है, तो ऑटोमेटिकली आई कैन गेट प्लस 10 करते हैं ऑटोमेटिकली आई कैन गेट 17 सेंटीमीटर, यानी कि मिरर नंबर 2 में जो दूसरा इमेज बनेगा 17 सेंटीमीटर पे बनेगा। ओके बहुत सारे लोगों ने आंसर दे दिया, इसका मतलब समझ में आ गया आपको कॉन्सेप्ट। यहाँ प्लस 10 करोगे तो ये 13 हो जाएगा बेटा, यहाँ प्लस 10 करोगे तो ये 23 हो जाएगा, ये हो जाएगा 27, एंड देन ये हो जाएगा 37, ये होगा 33। मैंने आपसे पूछा था कि मिरर नंबर 1 में यहाँ से फोर्थ जो इमेज होगा, फोर्थ इमेज कौन सा है? काउंट करो, 1 2 3 फोर्थ इमेज का डिस्टेंस कितना होगा? तो करेक्ट आंसर इज 33 सेंटीमीटर। सो यहाँ से 33 सेंटीमीटर पीछे जाएंगे तो फोर्थ इमेज का फॉर्मेशन होगा। कभी कभी सवाल ये भी पूछा सकता है कि 4 ऑप्शन दिया रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल इमेज ऑफ मिरर नंबर 1। अब 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 7 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, लेट्स से दैट 27 सेंटीमीटर, एंड लेट्स से दैट 33 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर कौन सा होगा? इसमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है? 15 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। सो इस तरह के पैरेलल टाइप के मिरर्स में जो है क्वेश्चंस जो आप एक्सपेक्ट करने वाले हो, एक्सपेक्ट इसी तरह के क्वेश्चंस करोगे। सो 15 सेंटीमीटर इज नॉट पॉसिबल, मिरर नंबर M1 में पॉसिबल नहीं है, बाकी सब पॉसिबल है। इसका लोकेशंस जानना आपके लिए जरूरी है। तो ये शॉर्टकट आप ध्यान रखो, ऑटोमेटिकली यू कैन गेट द आंसर।
समझा सबको? ओके या सेम तरीका अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे 2 मिरर्स क्या था, यहाँ पे पैरेलल टू ईच अदर था, ठीक है, 2 मिरर्स जो है वो पैरेलल टू ईच अदर है। अब ये सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, अगर इंक्लाइंड होगा तब भी हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक अच्छा सवाल जो है वो करके देखते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 2 मिरर्स है अपने पास, M1 एंड M2, 2 मिरर्स है और बीच में यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है। देखो यहाँ बीच में यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ध्यान से अगर मैं पूछूं अगर आपसे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, तो आप बोलोगे सर ये और ये तो पैरेलल है, तो कितने इमेजेस होने चाहिए, इनफाइनाइट। बट उसका आंसर इनफाइनाइट नहीं होगा, 2 होगा। गुड गुड गुड, क्योंकि पहला इसका जो इमेज बनने वाला है वो इमेज कैसा बनेगा बेटा, यहाँ से अगर ये रे गया, नॉर्मल ड्रॉ कर लो, ये रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ से रे गया, नॉर्मल ड्रॉ करो, यानी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक अगर x डिस्टेंस है तो यहाँ पे इमेज बनेगा x डिस्टेंस पे। अब तुम देखो ये जितने भी इंसिडेंस लाइट है रिफ्लेक्ट होने के बाद उसका कभी भी इम्पैक्ट, अगर इसको मैं मानूं M1, इसको मानूं M2, तो M2 से रिफ्लेक्ट होने वाले जितने भी, यहाँ पे देखो M2 से रिफ्लेक्ट होने वाले जितने भी रे होंगे उसमें से कोई भी रे क्या M1 को टकराता है? आपका आंसर होगा नहीं। तो M1 को नहीं टकराता है तो M1 को वो इमेजेस जो M2 ने बनाए हैं इमेजेस, ये जो M2 ने बनाए इमेजेस, ये M1 को कभी दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि उसको दर्शन होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो रे उससे टकराना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? ये स्पेशल अरेंजमेंट दिया हो सकता है। ओके सो अगर इससे तुम देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक रे जाएंगी, यहाँ से बाहर निकल जाएंगी, दूसरे मिरर को टकराएंगे नहीं, इसीलिए वहां पे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस नहीं होते हैं, वहां 2 ही इमेज बनते हैं। जबकि अगर ये पैरेलल है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रे रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पे आएंगी, जिसकी वजह से इसको शो होगा उसका इमेज, फिर यहाँ रिफ्लेक्ट होकर के आएंगी, फिर यहाँ रिफ्लेक्ट होकर के आएंगी, और इसके वजह से मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से आपके मल्टीपल इमेजेस बनते हैं, बट इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में नहीं बन पाएंगे। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर होगा 2। सो स्पेशल केस था वो, आप ध्यान रखना, ट्रिकी क्वेश्चन है, कहीं कहीं पे पूछ देता है। नेक्स्ट है मिरर जब इंक्लाइंड रहेगा, तो पैरेलल की बात कर लिया हमने, इंक्लाइंड की बात कर लेते हैं। इंक्लाइंड रहा तो अपने पास ट्रिक है, लेकिन ट्रिक में फंसने का चांस है, क्योंकि अपने पास जो ट्रिक है वो इवन के लिए वर्क करता है, ऑड के लिए वर्क करता है। क्या होगा अगर मान लीजिए ना इवन आए ना ऑड आए? किस चीज की बात कर रहे हैं, इवन ऑड? तो एम की बात कर रहे हैं। एम का मतलब क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है 360 अपॉन थीटा। एम का फॉर्मूला होता है 360 अपॉन थीटा। ये थीटा क्या है, तो दोनों के बीच में जो एंगल है, दोनों मिरर्स के बीच में जो एंगल है वो थीटा कहलाता है। तो मान लीजिए कि ये और ये 2 मिरर्स है और इसके बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब मैं पूछूं इस ऑब्जेक्ट के कितने इमेजेस फॉर्म होंगे? तो अगर आप शॉर्टकट से जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट शॉर्टकट का इस्तेमाल करके आप जा सकते हैं, बट ध्यान रहे आपको, आपके पास या तो इवन में नंबर आना चाहिए एम का, या ऑड में आना चाहिए। अगर नहीं आया तो शॉर्टकट अप्लाई नहीं करेंगे, थोड़ा सा और अलग तरीका अप्लाई करेंगे। देखते हैं, आइए देखते हैं। मान लीजिए थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है बेटा, तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 360 अपॉन 60 तो हो जाएंगी 6। तो m की वैल्यू हो जाएंगे 6, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे? लेट्स से दैट, तो 6 क्या आया आपका, इवन आया। तो इवन अगर आएगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला क्या होता है, m-1। अगर इवन आया तो m-1, ऑड आया तो चेक करना पड़ता है, ऑड आया तो चेक करेंगे सिमेट्रिक तो m-1, अनसिमेट्रिक तो m। याद रख लो, छोटी सी बात है, इवन सिमेट्रिक ये दोनों सेम रहता है, इवन ऑड सिमेट्रिक ये दोनों का सेम m-1, और जो अनसिमेट्रिक है उसका m होगा। तो इस केस में ये 6 है, 6 - 1 करोगे तो 5 आ जाएगा, क्योंकि ये इवन नंबर है, इवन -1, 6 - 1 5 इमेजेस, यानी कि इसमें 5 इमेजेस मिलने वाले थे आपको। मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, जल्दी से मुझे बताओ कि इसमें कितने इमेजेस बनेंगे? ऑब्जेक्ट 20 डिग्री पे रखा हुआ है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, टोटल एंगल 72 डिग्री दिया हुआ है, 20 डिग्री पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो कितने नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होंगे? 5। बहुत सारे लोगों का 5 आंसर आया है। चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले m की वैल्यू ट्राई करेंगे निकालने का, 360 अपॉन 72, यहाँ से आ जाएगा 5,
ऑड नंबर आया, तुरंत दिमाग में आएगा दो सिचुएशन, सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक। चेक करेंगे ऑब्जेक्ट नीचे वाले से 20 डिग्री पे है तो ऊपर वाले से 52, मतलब अलग अलग एंगल पे है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनसिमेट्रिक। जब अनसिमेट्रिक होगा, अलग अलग एंगल पे होने का मतलब क्या हुआ, अनसिमेट्रिक होगा, तो उस केस में m की वैल्यू ही नंबर ऑफ इमेजेस हो जाती है। सो नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू हो जाएंगे 5। दैट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया ये अप्लाई कैसे करना है? ओके अगर मान लीजिए एग्जैक्टली अगर ये अगर ऐसा कर दूं, अगर मैं एग्जैक्टली अगर 72 डिग्री के बीचों बीच 36 पे रखता अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनते हैं? 4 बनते हैं। दैट्स राइट, करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे 72 है तो नंबर ऑफ इमेजेस का जो फॉर्मेशन होगा वो कितना हो जाएगा? गुड, 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 आएगा, ऑड नंबर है लेकिन सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, m-1 विल बी द आंसर। चलो इसका आंसर बताओ कितना होगा। यहाँ 70 डिग्री है और ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली बाइसेक्टर पे है, एग्जैक्टली बाइसेक्टर पे है, सो ये 35 डिग्री एंगल। हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड? कितने इमेज फॉर्म होंगे? सेवेंटी डिग्री है उसके बीच में एंगल। क्या हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं? अभी पहले उसका जवाब दे दो, हाँ या ना में। क्या हम इस फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं? इस शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि n की वैल्यू अगर आप निकालने के लिए जाओगे तो n की वैल्यू 360/70 कटेगा ही नहीं, जिसमें से इंटीजर नहीं आएगा। इंटीजर आता तो इवन आउट बोलते हैं, इंटीजर ही नहीं आया तो इवन आउट का आएगा। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में लोअर वैल्यू लेंगे ना, लेंगे, बट क्या है कभी कभी गलत होने का चांस रहता है, पूरी गारंटी नहीं होती है। सो गारंटी वाला मेथड कौन सा है वो मैं समझा देता आपको। देखो गारंटी वाली मेथड कैसी रहती है वो समझने की कोशिश कीजिए आप। पहले देखो यहाँ पे सारे सीन देख लो फटाफट। पहले बताओ तो एग्जांपल नंबर 1 का जो है आंसर क्या आएगा? एग्जांपल नंबर 1 का आंसर क्या आएगा? दो तरह के आंसर नहीं चाहिए, एक ही तरह के आंसर चाहिए यार। 5 या तो 6। 5 बोल रहे हैं कुछ लोग और कुछ लोग 6 बोल रहे हैं। ध्यान से सुनिए, 60 है, 360 को 60 से डिवाइड करो, 6 आया। इवन है तो आंसर 6 - 5 5 आएगा। एकदम बेहद छोटा क्वेश्चन। चलो इसको देखो फटाफट। 20 40 60 कितने आएंगे? 5 ही आएंगे, क्योंकि फिर से इवन नंबर आ जाएगा। m की वैल्यू निकालोगे तो 360/60 करोगे, 6 आएगा। इवन नंबर अगर आया तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है कि अनसिमेट्रिकली। टेंशन किस बात का है? m-1 शुड बी द आंसर। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे इसके भी? 5। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें 40 डिग्री, तो 360 से डिवाइड करें, देखो 40 को कितना आया नंबर ऑफ इमेजेस। ओके सो m की वैल्यू निकालेंगे 360/40, सो दिस इज नथिंग बट 9। 9 ऑड नंबर है। फिर चेक करेंगे सिमेट्रिक की अनसिमेट्रिक। अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड है, सो करेक्ट आंसर इज 9 इमेजेस। अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड है भाई साहब, अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो क्या आंसर आएगा? जो लोग 8 आंसर दे रहे हैं ना, तुम लोग ना फटाफट याद करते जाओ मेरे साथ, जो मैं बताता फटाफट। हाँ ग्रास्पिंग पावर हाई करना है। ये 40 + 10 50 हो गया। तो चलो इसका बताओ कितने नंबर ऑफ इमेजेस होंगे? चलो करके देखते हैं। m की वैल्यू 360/50, क्या ये इंटीजर आएगा? क्या ये इंटीजर आएगा? नहीं आएगा। सो आई विल नॉट अप्लाई दिस रूल। ठीक है, इस रूल को अप्लाई करने से बढ़िया एक रूल बताता हूं मैं आपको, वो अप्लाई कर लेना। देखो कैसे अप्लाई करना है। एक को मान लो m1, एक को मान लो m2। ये वैसा ही रूल है, वैसा ही ट्रिक है जैसा ट्रिक मैंने कुछ देर पहले बताया था आपको प्लेन पैरेलल मिरर के केस में। m1 से ये 40 डिग्री पे अगर एंगल बना रहा है तो 40 डिग्री पीछे उसका इमेज बनेगा। सो m1 से पहला इमेज बनेगा 40 डिग्री पे। m2 से ये कितना एंगल है? 10 डिग्री। तो m2 से कितने एंगल पे बनाएगा इमेज? 10 डिग्री पे। सो ये 10 डिग्री हो जाएगा। अब नेक्स्ट इमेजेस कैसे बनेंगे वो ध्यान से सुनना। 40 में जो है इन दोनों के मिरर के बीच में एंगल, वहां पे हमने किसको मेजर किया, किसको ऐड किया था? दोनों प्लेन मिरर के बीच में डिस्टेंस को ऐड किया था। यहाँ पे दोनों प्लेन मिरर के बीच में एंगल को ऐड करेंगे। एंगल कितनी है? 50।
तो ऐड करेंगे 50। आइए 50 ऐड करके देखते हैं। 40 प्लस 50 90, 10 प्लस 50 60, 60 प्लस 50 110, 90 प्लस 50 140। सवाल ये उठता है कि हम ये कब तक करते रहेंगे, हम ये कब तक करते रहेंगे। मेरी एक बात का जवाब दो, अगर यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है मैंने, ऑब्जेक्ट, क्या इसका इमेज बन सकता है? इसमें इमेज बनेगा? यस और नो? उसके सामने रखा हुआ है तो इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा? यस राइट। यहाँ पे भी रखेंगे तो इमेज बनेगा, यहाँ सब जगह इमेज बनता जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली अगर मैं 180 डिग्री के लाइन पे रखूँ अगर, तो उसका इमेज नहीं बनेगा। अगर मैं यहाँ पे भी 180 डिग्री के लाइन पे रखूँ अगर, तो उसका इमेज नहीं बनेगा। या उससे पीछे रख दूं अगर ऑब्जेक्ट अगर, तो उस पे उसका इमेज नहीं बन सकता है। सो कहाँ तक इमेज बनने का चांस है? आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ तक इमेज बनने का चांस है। 180 तक, मतलब 180 को भी इंक्लूड नहीं करना है, 180 को भी इंक्लूड नहीं करना है। बार बार बोल रहा हूं मैं, 180 को भी इंक्लूड नहीं करना है। 140 प्लस 50 करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 190 आ जाएगा। क्या मुझे लेना चाहिए? 140 प्लस 50 190 आ जाएगा। क्या लेना चाहिए? नहीं। 110 प्लस 50 160 ले सकते हैं, 160। सो फाइनली ये पूरा का पूरा कहानी आ गया मेरे पास। फाइनली ये पूरा कहानी आ गया। अब अगर फाइनल स्टेज पे, कभी कभी ये भी होता है कि फाइनल स्टेज पे इसने जो इमेज बनाया, इस मिरर ने जो इमेज बनाया और इस मिरर ने जो इमेज बनाया, हो सकता है कि वो कंसाइड कर जाए, हो सकता है कि वो कंसाइड कर जाए, ये भी होता है। तो कंसाइड करने का जो है वो कंडीशन क्या होगा, तो ध्यान से सुनना, सब कोई को समझ में आ जाएगा। मिरर नंबर 1 से ये वाली एंगल, मिरर नंबर 2 से ये वाले एंगल, दोनों एंगल तो वहां लिखी ही रहती है, प्लस ये वाले एंगल। अगर तीनों को ऐड कर दो तो कितना आना चाहिए? तुम लोग देखो, कॉमन सेंस लगाओ और बताओ कितना आना चाहिए। मैं नहीं बता रहा। 360 आना चाहिए, करेक्ट। 360। तो कंसाइड कब बोलेंगे, कंसाइड होना कब बोलेंगे? जब हम बोलेंगे कि पहले मिरर वो नंबर 1 ने जो इमेज बनाया, मिरर नंबर 2 ने जहां पे इमेज बनाया, ये एंगल प्लस एंगल बिटवीन टू मिरर्स, तीनों का ऐड कर दो। तीनों का ऐड करते ही ऑटोमेटिकली यू कैन गेट द वैल्यू कि अगर 360 आता है मतलब दोनों कंसाइड हुआ। तो जब दोनों कंसाइड अगर हो जाएगा तो उसको दो इमेज नहीं बल्कि एक सिंगल इमेज काउंट करेंगे। दो इमेज नहीं बल्कि उसको एक सिंगल इमेज काउंट करेंगे। क्लियर हुआ बात सबको? क्लियर हुआ बात सबको? ओके। आएगा एक क्वेश्चन लेंगे उस तरह से, उस तरह का भी, तो देखते हैं उस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है। खैर, ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई। तो ये कितने काउंट करो, वो एक, इस लेवल पे, सबसे नीचे लेवल पे दो तो इमेज आया ही नहीं। दो इमेज नहीं आया तो कंसाइड करने का कोई चांस ही नहीं है, तो डायरेक्टली काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज 7। जमा क्या सबको कि ऊपर से चला गया? सब जम गया ना? तो इस तरह क्वेश्चन रहेंगे तो बन जाएंगे क्या? ओके। चलो देखो एक बार कंसाइड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहाँ? 40 20 देखो यहाँ पे। इसमें ट्राई करते हैं, इसमें ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। सो इसमें अगर ट्राई करेंगे, इसको मिरर नंबर 1 ले लेते हैं, इसको मिरर नंबर 2 ले लेते हैं। मान लो ये 40 और 20 तो 60 आ गया, तो हम फॉर्मूला से डायरेक्ट निकाल सकते थे, बट फिर भी आई विल ट्राई विदाउट फॉर्मूला। चलो M1 से कितना एंगल बन रहा है? 40 डिग्री। तो M1 के पीछे कितने एंगल पे उसका इमेज बनने वाला है? 40 डिग्री पे। M2 से कितना एंगल बन रहा है? 20। तो 20 डिग्री पे इमेज बनेगा। और बाकी नेक्स्ट इमेज को काउंट करने के लिए क्या करना पड़ता है? दोनों के बीच में जो एंगल है उसको ऐड करना पड़ता है। 20 प्लस 40 60, 60 ऐड कीजिए 100, 60 ऐड कीजिए 80, 60 ऐड कीजिए 140, 60 ऐड कीजिए 160। अब अगर हम ऐड करेंगे अगर, तो 160 प्लस 60 220 हो जाएगा, नॉट अलाउड। 140 प्लस 60 200 हो जाएगा, नॉट अलाउड। 180 या 180 से ज्यादा अलाउड नहीं है। अब चेक करना है अपने को, लास्ट लेवल पे चेक करना है। ये लास्ट लेवल पे जो दो इमेजेस आए हैं उसको चेक भी तो करना है कि वो बेसिकली वो दो इमेज जो है कंसाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कैसे चेक करेंगे? दोनों का सम कर दो सर और उसमें ऐड कर दो मिरर के बीच का एंगल। दोनों का सम कर दो सर और ऐड कर दो मिरर के बीच का एंगल। कितना है मिरर के बीच का एंगल? 60। 60 तो ये जगह 160 140 300 और प्लस 60 360। तो आई थिंक सो आपकी बुद्धि खुल गई होंगी और आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो लास्ट के दो इमेजेस है
वो कंसाइड होने वाले हैं, दोनों मिलकर के एक ही इमेज कहलाएगा। सो 1 2 3 4 5, सो टोटल नंबर ऑफ इमेज कितने आने वाले हैं? 5 आने वाले हैं। समझ में आया क्या सबको? आई थिंक सो ये क्लियर हो गया आप सबको, है ना? अब सब कोई कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं बिल्कुल भी। तो इस तरह जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ऐसे हैंडल कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला आपको। नेक्स्ट है एंगल ऑफ डेविएशन। बहुत ही आसान चीज है, आप जानते हो कि प्लेन मिरर में जो है, अगर मान लीजिए लाइट अगर ऐसे आई तो लाइट सीधी चली जाती है कि डेविएट हो जाती है भाई? सीधी सी बात है कि वो डेविएट तो होने नहीं, सीधी तो जाने नहीं देगा, क्योंकि ये मिरर है। मिरर का काम ही है डेविएशन प्रोड्यूस करना, और डेविएशन प्रोड्यूस करके लाइट को ऐसा भेज देता है। तो जाहिर सी बात है लाइट की इच्छा थी जाने की ऐसी है, लेकिन गया ऐसा। तो पूछा जाता है कि ये जो डेविएशन हुआ वो कितना हुआ। तो हमेशा ध्यान रखिए डेविएशन निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल है। पूरा एंगल पूछू तो कितना, तो तुम बोलोगे सर 180। मान लो ये नॉर्मल है, इंसिडेंस एंगल आई दिया हुआ है, तो ये भी आई ही हो जाएगा ना। अगर ये दोनों मिलकर के 2 आई तो बचा हुआ कितना है यहाँ से तक? 180 माइनस 2 आई। सो आई कैन डायरेक्टली से दैट कि ये फॉर्मूला मुझे याद रखना चाहिए कि अगर एक प्लेन मिरर से अगर प्लेन मिरर पे अगर लाइट फॉल डाउन करती है विथ हैविंग सम एंगल आई, इंसिडेंस एंगल आई, तो डेविएशन कितना होगा? 180 माइनस 2 आई आ जाएगा। सो कभी भी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं प्लेन मिरर है और ये एंगल जो है 30 डिग्री है, बताओ तो डेविएशन कितना होगा? फास्ट आंसर दो। या 2i कैन बी रिप्लेस बाय 2r, i और r तो बराबर ही होता है बेटा। फास्ट आंसर तो सबको 120, जान भी करेक्ट, वेरी गुड बेटा। सो 180 माइनस 2 टाइम्स, पहले डबल कर लो इसका, 30 का डबल कितना होगा? 60, 180 में से घटा दो 120, सो 120 हो जाएगा। आई होप सो आप सबको समझ में आया होगा। मजा इसमें नहीं है, मजा प्लेन मिरर में नहीं होता है, एक सिंगल मिरर में नहीं होता है। मजा तो तब आता है जब दो मिरर मिलकर के बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, so more than one mirror, then net deviation is sum of all deviations by all mirrors। अब देखो दो या दो से ज्यादा मिरर्स अगर होंगे तो उस केस में डेविएशन निकालने में मजा आता है। आपको जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मिरर्स का पूछा जाता है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक पहले समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो ये एक मिरर नंबर 1 है, ये मिरर नंबर 2 है। अभी कोई डेरिवेशन जान के कोई फायदा होने वाला है नहीं। एग्जाम में जो है वैसे भी आपको जो है फास्ट कैलकुलेशन आना चाहिए, आपको फॉर्मूला टिप्स पे याद होना चाहिए, ट्रिक्स याद होना चाहिए। यही सब चीजें जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाने के लिए मदद करने वाली है। बाकी डेरिवेशन कोई काम का नहीं है अभी। सो हमें डेरिवेशन जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि इंसिडेंस एंगल जो आया हो, इंसिडेंस एंगल कितनी है, ये क्या हो क्या, कुछ नहीं। सिंपल ट्रिक समझो, ये एंगल कितनी है? थीटा। अगर ये एंगल थीटा है और जो इंसिडेंस लाइट आ रही है उसने एंगल बनाया अल्फा, बस इतना चेक कर लेना, बस इतना चेक कर लेना, थीटा बड़ा कि अल्फा बड़ा। राइट नाउ मैंने बोला कि थीटा बड़ा है सर अल्फा से, थीटा बड़ा है अल्फा से, ये कंडीशन रखा मैंने। थीटा का वैल्यू 60, अल्फा का वैल्यू 40, पॉसिबल। थीटा का वैल्यू 60, अल्फा का वैल्यू 50, पॉसिबल। थीटा का वैल्यू 60, अल्फा का वैल्यू 60, नॉट पॉसिबल। थीटा का वैल्यू 60, अल्फा 70, नॉट पॉसिबल। मतलब कि थीटा 60 और अल्फा 70 होगा तो वो अलग कहानी हो जाती है। तो कहां तक कहानी सेम आती है? जहां तक ये वाला कंडीशन फॉलो करता है। तो सबसे पहले आंखें खोल के ये कंडीशन चेक करना है। जैसे ये डेविएशन का क्वेश्चन मिले, 2 मिरर्स हो तो ये कंडीशन चेक कर लेना। अगर ये कंडीशन पे बैठ गया तो तुम तुरंत सेकंड्स में आंसर दे सकते हो। आंसर क्या होगा सुनो, आंसर होगा 2 थीटा, खत्म। कितने भी एंगल पे गिरे, अल्फा का वैल्यू कितना भी हो, 10 डिग्री हो, 20 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, नेट डेविएशन की वैल्यू आती है 2 थीटा। बट सवाल उठता है कि नेट डेविएशन का डायरेक्शन किधर होगा? ये जो लाइट आई ये फाइनली घूम के ऐसे जाने वाली है कि क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, वो आपको बताना पड़ेगा। सो ऑप्शन जो दिया रहता है उसमें बताना पड़ता है आपको कि क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। आइए देखते हैं वो कैसे याद रखेंगे सर, सेंस कैसे याद रखेंगे कि क्लॉकवाइज आएगा कि एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि ऑप्शन में बराबर तरीके से दिया रहता है 120 डिग्री क्लॉकवाइज या 140 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा दिया रहेगा आपको। तो यू हैव टू फाइंड द सेंस। तो अच्छा पहले बताओ, अगर इसको नाम दो मिरर नंबर 1 और इसको नाम दो मिरर नंबर 2, पहली बार लाइट किस पे गिरी? मिरर 1 पे कि 2 पे? फटाफट आंसर दो। 2 पे गिरी। और लाइट 2 से कहां जाने वाली है? 1 से। तो मिरर को रोटेट करने की कोशिश करो, 2 से 1 की तरफ मिरर को रोटेट करो, छोटे एंगल के साथ रोटेट करना, ऐसा रोटेट होगा। तो इसका सेंस कैसा बनेगा? क्लॉक की एंटी क्लॉक, क्लॉक की एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, राइट?
ओके, सो एंटी क्लॉक बनेगा, वेरी गुड। तो हम बोलेंगे सर पहली रे गिरी किस पे, फर्स्ट रे किस पे गिरी, वो देख लो, फर्स्ट रे गिरी M2 पे। M2 को M1 की तरफ मोड़ने की कोशिश करो छोटे एंगल से, तो मोड़ने की कोशिश किया मैंने, आई गेट द सेंस कि एंटी क्लॉकवाइज में मोड़ना पड़ेगा, सो आंसर विल बी 2 थीटा, और सेंस क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ऑप्शन में कहीं पे एंटी क्लॉकवाइज दिया हुआ है ही नहीं, दिया हुआ है क्लॉकवाइज, तो कैसे करेंगे यार, एंटी क्लॉकवाइज ऑप्शन में है ही नहीं, तो कैसे करेंगे। 180 माइनस 360 माइनस, वेरी गुड आदिति, 360 में से घटा देंगे। अब देखो यहां से यहां जितना अगर गए, ये अगर एंटी क्लॉकवाइज है, तो कैन यू से दैट कि यहां से यहां तक जो जाएंगे वो 360 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। सो इसका आंसर होगा, अगर आप 2 थीटा बोलोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज में आंसर दिया रहेगा तो 360 माइनस 2 थीटा दिया रहेगा क्लॉकवाइज, CW। क्या ये सबको क्लियर हुआ, सिंपल सिंपल सेंस क्लियर हुआ, ट्रिक समझ में आया। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ कौन कौन से 2 पॉइंट्स मैंने बोले। पहला पॉइंट मैंने बोला है आपको कि थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन अल्फा, ये देखते ही आपका सेंस जो है तैयार हो जाना चाहिए कि इसका आंसर तो 10 सेकंड में देना है अपने को। 10 सेकंड में कैसे देना है, तो थीटा जो एंगल है दोनों मिरर के बीच में, तो डेविएशन 2 थीटा होगा। सेंस कैसे पता करना है, पहली रे किस पे गिरी वो देख लो, और उसको दूसरी मिरर की तरफ मोड़ने की कोशिश करो, ऑटोमेटिकली यू कैन गेट द सेंस। ऑप्शन में वो सेंस है तो अच्छी बात है, नहीं है वो सेंस अगर, तो उसका 360 में से घटा दो तो दूसरा वाला सेंस मिल जाएगा, यानी कि उसके अपोजिट डायरेक्शन का सेंस। ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है अब कि सर अगर थीटा ग्रेटर देन अल्फा नहीं हुआ तो क्या होगा। एक सेकंड में वो बताया था एक चीज, थीटा ग्रेटर देन अल्फा होने से क्या होता है मैं आपको बताया था। जब ये कंडीशन फॉलो करते हैं ना आप, तो लाइट आती है इस तरह से, टकराती है, यहाँ जाती है, और यहाँ जाने के बाद फाइनली बाहर निकल जाती है, फाइनली बाहर निकल जाती है। मतलब यहाँ पे कितने मैक्सिमम रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, कितने मैक्सिमम रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, 2 ही रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, डेल्टा 1 डेविएशन 1 और डेल्टा 2 डेविएशन 2। जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद हमारे पास ये 2 थीटा आंसर आता है। 2 ही रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, यानी कि इंटरनली वो कम बैक नहीं कर सकता। अब ये इसका डिटेल थियरी जानने का कोई जरूरत नहीं है आपको, बस मैं जो बोल रहा हूँ उस पर भरोसा रखो और उसको याद रखो। ये वाला कंडीशन होगा तो लाइट बाहर निकल जाएगा, ये कंडीशन फेल होगा तो लाइट बाहर नहीं निकलेगा, और वो सवाल अच्छा सवाल कहलाएगा जो सबसे नहीं बनेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। आइए देखते हैं, अगर मैं इसको इस तरह से अगर करूं, अगर ये जैसे ये तुम्हारा राइट नाउ सीन मैंने दिया है, इस सीन के हिसाब से बताओ कि इसका नेट डेविएशन कितना होगा। वन 120 एंटी क्लॉकवाइज। आगे सबने आंसर दिया 120, लेकिन मैं पहले बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ आपको कि आप उसके साथ सेंस भी दिया करो, सेंस भी बताया करो, है ना। या करेक्ट, ओके, 240 क्लॉकवाइज, वेरी गुड। सो 30, पहले सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे, ये 60 है और ये 30 है, 60 है और ये 30 है, बहुत बढ़िया। ये वाला जो है ग्रेटर है, तो ये अगर ग्रेटर है, अगर ये अगर ग्रेटर है तो ऑब्वियस बात है हमारा ट्रिक काम करेगा। ट्रिक क्या था भाई, तो ट्रिक ये था कि 2 इंटू थीटा मतलब 2 इंटू 60 120। सेंस कहां से कहां, तो पहली रे गिरी किस पे, ये वाली पे, मिरर पे, तो इससे इधर घूम जाओ, यानी कि ये कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। ऑप्शन में दिया हुआ है अगर क्लॉकवाइज तो 360 में से 120 घटा लो, 240 क्लॉकवाइज। सो आई थिंक सो इसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली है ही नहीं। अब दिक्कत आएगी भी तो ये इसमें आएगी। देखिए यहाँ पे बोला गया, साफ साफ शब्दों में बोला गया है कि 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। लो कंडीशन ही उल्टा हो गया। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, नेट डेविएशन की वैल्यू कितनी होगी। निकाल सकते हो क्या आप लोग, तो बताओ ट्रिक। आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन 60 एंटी क्लॉकवाइज, ओके 120 एंटी क्लॉकवाइज। चलो देखते हैं, 2 रिफ्लेक्शन के बाद नेट डेविएशन 2, और यहाँ पे 3 भी लिखा हुआ है, ये 3 क्यों लिखा गया है भाई, 3 रिफ्लेक्शन होगा क्या उसमें, 3 रिफ्लेक्शन होगा क्या उसमें, इंटरनली आएगा, वेरी गुड। यानी कि अब तुम्हारा सेंस खुलना चालू हो गया।
कंडीशन चेक करो, थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 60, क्या 30 इज ग्रेटर देन 60? नो, कंडीशन फेल। मतलब वो लाइट टकराने के बाद बाहर नहीं निकलेगा, वो इंटरनली आ जाएगा, और इंटरनली जब आ जाएगा तो उस केस में मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे। इसलिए 2 का भी पूछा उसने और 3 का भी पूछ सकता है, हो सकता है 4 का भी पूछे। सो धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट होता जाएगा चीजें। ध्यान से सुनना कैसे बनाते हैं इस तरह क्वेश्चन। अगर ये 60 पे है अगर, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30, तो यहां से ये जाएगा तो ये भी 30 हो जाएगा। ध्यान रखना, देखो मैं तुमको ट्रिक बताता जाता हूँ, फटाफट सुनते जाओ। ये 60 तो ये 30, ये 60 तो ये 60, ये 60 तो ये 60, ओके, और ये हो जाएगा 30, यानी कि ये 30 ये 30। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये 30 है और ये 30 है बेटा, तो 30 और 30 कितना हुआ 60, 30 और 30 कितना हुआ 60। टोटल ट्रायंगल का एंगल कितना बनता है अगर तीनों का सम करेंगे अगर, तो यहाँ से लेकर के ये वाला ट्रायंगल जो है इसका 180 होता है। हाँ, सो दोनों मिलकर 60 ही बना, तो 180 में से 60 घटाओ 120, ये वाला बन गया एंगल 120। तो आप जो हमेशा ऐसा नॉर्मल बनाते थे वो ऐसा नॉर्मल अभी नहीं बनेगा, अभी तो नॉर्मल बनेगा ऐसा वाला। यस और नो? सबको समझ में आया क्या? सबको समझा? हाँ, तो ये वाला नॉर्मल बनेगा ऐसा। अब ये नॉर्मल ऐसा बनेगा अगर, तो उस केस में ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। मैं एक काम करता, फिर से इसको ट्राई करता ड्रॉ करने का, ताकि आपको और अच्छे से दिखे। तो आप एक काम करो कि इसको जो है इसको ऐसा लो और ये तुम नॉर्मल बना लो। ये टोटल कितना है 120 डिग्री है, टोटल कितना है 120 डिग्री है। तो अब आपको जो नॉर्मल है उसके साथ एंगल निकालना पड़ेगा बेटा। ये मैंने कितना बोला था आपको 30, तो ये 30, ये 90, तो ये 60। समझ में आ रहा है क्या बात आप लोगों को? समझ में आ रहा है सबको? गुड। अब ये 60 डिग्री है तो रिफ्लेक्शन भी कितने डिग्री पे होगा? नॉर्मल के साथ 60 है तो रिफ्लेक्शन भी कितने पे होगा बेटा? 60 पे होगा। यहाँ से 60 डिग्री होगा। अब तुम चेक करो यहाँ भी रिफ्लेक्शन आने वाला है भाई। तो पहले 2 पे ही निकाल के देख लेते हैं, 2 पे निकाल के देख लेते हैं। पहले का डेविएशन निकालते हैं। चलो पहले का डेविएशन डेल्टा 1 किस एंगल पे इंसिडेंस हुआ था? आई पे। उसका डबल करो, 180 में से घटाओ तो 120, 180, 60। सेंस चेक करो, सेंस कैसा था? ऐसा आया और ये ऐसा घूम गया, मतलब सेंस कैसा है? क्लॉकवाइज। सो पहला डेविएशन का जो सेंस आया है वो क्लॉकवाइज आया, उसकी वैल्यू कितनी आई है? 60 डिग्री आई है। दूसरा सेंस चेक करते हैं अपन। लाइट गई ऐसा, लाइट गई ऐसा, बट भाई साहब रिफ्लेक्ट हुए ऐसा, मतलब इसका सेंस जो है समथिंग ऐसा आ गया। अगर क्लॉकवाइज चेक करेंगे अगर तो ये ऐसा आएगा, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज चेक करेंगे तो ऐसा आएगा, क्लॉकवाइज चेक करेंगे तो ऐसा आएगा। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यस और नो? यस, ओके। तो सेकंड केस में जो है, सेकंड केस में जो है डेविएशन की वैल्यू कितनी हो गई? सेकंड केस में डेविएशन की वैल्यू कितनी हो गई? सेकंड केस में डेविएशन की वैल्यू कितनी हुई? 240। ओके, सो डेल्टा की वैल्यू निकालो, डेल्टा 2। तो कैसे निकालोगे? फिर से वही तरीका अपना 180 माइनस 2i, ये तरीका यूज करके निकालेंगे। i की वैल्यू कितनी है? 60, 60 टू जा 120, तो 180 माइनस 120 यानी कि 60। मतलब ये भाई साहब जाना चाहता था ऐसा, लेकिन ये गया ऐसा। मैंने सही लिखा ना? ये सही है ना? एंटी क्लॉकवाइज। ये समझ में आया क्या? ये हार्ड हो गया ना आपके लिए, इसलिए मैंने बोला था कि थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। हाँ, 240 क्लॉकवाइज बोल दो या फिर 60 एंटी क्लॉकवाइज बोल दो। ओके, सो चलो अभी फाइनली अब ऑप्शंस के हिसाब से जो है आपको चेक करना पड़ेगा। नेट डेविएशन की वैल्यू पूछा गया अगर 2 रिफ्लेक्शन के बाद, तो नेट डेविएशन 60 क्लॉकवाइज, 60 एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट डेविएशन की वैल्यू कितनी हो गई? 0। नेट डेविएशन की वैल्यू कितनी हो गई? 0। ठीक है। और अगर मान लीजिए सेंस अगर आप देखेंगे ऐसा 60 क्लॉकवाइज, 60 क्लॉकवाइज और डेल्टा 2 को अगर आप देखेंगे 60 एंटी क्लॉकवाइज की जगह आप इसको क्या लिखोगे बेटा? 240 क्लॉकवाइज। तो कुल मिलाकर के नेट डेविएशन जो हो जाएगा 240 प्लस 60, 360 क्लॉकवाइज। अब मान लो कोई चीज अगर 360 डिग्री से घूम गई तो वो वापस वहीं आ जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
कोई भी अगर मान लो कोई रे अगर आ रही है अगर, और ये भाई साहब 360 डिग्री से घूम गई, तो वापस वही रे हो गई, तो डेविएशन कितना मानेंगे इसका? 0 मानेंगे। यार तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा लगता है। 120 से बिलो आएगा क्योंकि इंसिडेंट एंगल 30 होगा। डेविएशन नंबर 2, ये 30 है, ये 90 है, तो ये 90 प्लस 30 120 और प्लस 60। एक मिनट, समथिंग आई थिंक सो कुछ गलती किया है मैंने। सी हियर, यहाँ पे एक रे आई, रे की वैल्यू कितनी थी, एंगल कितना था, 60 डिग्री ना, 60 डिग्री। तो यहाँ से जो रे जाएगी समथिंग लाइक दिस, ये 60 डिग्री बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं अगर, ठीक है, तो सॉरी या राइट राइट राइट, करेक्ट है, करेक्ट। यहाँ अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे बेटा, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये वाला एंगल बन जाएगा 90 डिग्री, ये बन जाएगा 90 डिग्री। टोटल कितना था 120 ना, तो इसमें से ये बचेगा 30 डिग्री, और यहाँ पे ये 30 डिग्री के एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक होगा, सही है। सो यहाँ पे 60 डिग्री ना होकर के यहाँ पे कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। इसको करेक्शन कर लेना तुम लोग, ठीक है, 30 डिग्री आएगा, 30 डिग्री। सो 30 डिग्री अगर आएगा तो 30 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा ये, और 180 माइनस 60 कितना आ जाएगा ये, 120 एंटी क्लॉकवाइज, 120 एंटी क्लॉकवाइज। तो इन दोनों को अगर आप सम करोगे 60 क्लॉकवाइज और 120 एंटी क्लॉकवाइज, या करेक्ट। सो क्लॉकवाइज को प्लस ले लो, अगर एंटी क्लॉकवाइज को माइनस लो तो क्या हो जाएगा, प्लस 60 माइनस 120, सो माइनस 60, माइनस 60 का मतलब क्या हो गया, 60 एंटी क्लॉकवाइज। सो दो रिफ्लेक्शन के बाद जो आने वाला नेट डेविएशन, ये आने वाला 60 एंटी क्लॉकवाइज। ये समझा क्या आप लोगों को? वहां एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है, 120 डिग्री, करेक्ट 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 करेक्ट, ओके ओके ओके। अब यहाँ पे जो थर्ड रिफ्लेक्शन है, ये तीसरा रिफ्लेक्शन, वो आप इसको ट्राई करके देखना, आप इसको ट्राई करके देखना, आपसे बन जाएगा। ट्राई करना, इंटरेस्टिंग है। समझ में आया? 240 क्लॉकवाइज आफ्टर 3 रिफ्लेक्शंस, पता नहीं, मे बी। अब वो चेक करना आप तो कितना आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अभी देखो यहाँ पे एक इसमें एक और छोटा सा सवाल पूछा जाएगा आपको कि मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर कितनी होनी चाहिए, इमेज अगर आपको अपना पूरा फुल इमेज देखना है तो इस तरह के सवाल को कैसे करते हैं आपको पता है ना, कि ये मान लीजिए एक आदमी है जिसकी हाइट मान लीजिए आप 2 फीट है या 4 फीट है, जो भी है 2 फीट है। तो 2 फीट का अगर आदमी है अगर, और वो मैंने आपको बताया था कि उसका हेड और उसकी आई अगर सेम लोकेशन पे अगर है, तो उस केस में 2 फीट का अगर आदमी है तो उसको कितने फीट का मिरर चाहिए मिनिमम टू सी हिज फुल इमेज। उसका फुल इमेज देखने के लिए कितना हाइट का चाहिए, तो उसका आधा होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी सिंपल। तो आई कैन से दैट कि अगर आदमी का हाइट अगर h है तो मिरर की हाइट जो रिक्वायर्ड वो कितनी है, h/2। लेकिन h/2 हाइट का मिरर कहीं पे भी लगा देने से चीजें नहीं बनती है। अब पता चला कि अगर आपने मिरर लाया एक फीट का यहाँ लगा दिया और आप 2 फीट के हो, आपको अपना पूरा फुल इमेज दिखेगा ही नहीं। तो उसको क्या करना पड़ता है, प्रॉपर प्लेसिंग करना पड़ता है। कितना ऊपर रखना पड़ता है, तो h/2 ऊपर रखना पड़ता है। ये h/2 क्या है, तो देखो यहाँ पे जहां आंख होंगी ना उसकी, वहां से फुट तक की जो दूरी होंगी, ये दूरी को बोलेंगे राइट नाउ, अभी ये दूरी कितनी है, h है, तो उसके आधे पोजीशन पे मतलब h/2 पे इस मिरर को रखना पड़ेगा। यानी कि यहां से लेकर के यहां तक आप मिरर को नहीं रख सकते हैं, ये h/2 है, इसके ऊपर मिरर को लगाइए जो h/2 हाइट का होगा, तब जाकर के ये h हाइट का इंसान अपना पूरा इमेज देख पाएगा। दिस इज वेरी सिंपल। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड टाइप का कब दिखता है, जब हेड एंड आई आर एट डिफरेंट प्लेस। वो सेम प्लेस पे ना होकर के अलग अलग प्लेस पे होगा। तो क्या करेंगे, अलग अलग प्लेस पे होगा तो मिरर की हाइट कितनी रिक्वायर्ड होगी। सो मिरर की हाइट तब भी रिक्वायर्ड होगी, h/2 ही हाइट रिक्वायर्ड होती है। देखो यहाँ पे अगर मान लीजिए एक आदमी है, ये उसकी आई है, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे डायग्राम से दिखाता हूँ आपको। ये आदमी है, ये उसका हेड है, ये आई है, और ये मान लीजिए ये पूरा का पूरा जो है 3 फीट का पर्सन है, यहाँ से यहाँ तक 0.3 फीट है।
यहाँ बचा कितना 2.7 फीट, या 0.3 की जगह 0.4 ले लो आप, 2.6 फीट। चलो जल्दी से बताओ कितने हाइट का मिरर रिक्वायर्ड है, मिनिमम कितने हाइट का मिरर रिक्वायर्ड है, मिनिमम कितने हाइट का मिरर रिक्वायर्ड है? 1.5, वेरी गुड, 1.5 फीट का, 1.3 नहीं 1.5 फीट का। यानी कि आई कैन से दैट एक बात तो समझ में आ गई कि मिरर की हाइट कितनी रिक्वायर्ड है, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर कितनी रिक्वायर्ड है, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होने वाला, उसकी वैल्यू अभी भी h/2 है, पहले भी h/2 था, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होता। चेंज क्या होता है, मिरर को हम प्लेस कहाँ पे करेंगे, ग्राउंड से मिरर की दूरी कितनी होगी उस पर डिपेंड करता है। सो पूरी हाइट कितनी है 3 फीट, उसका आधा कितना होगा 1.5 फीट, यानी कि 1.5 फीट। तो मिनिमम जो हाइट रिक्वायर्ड है मिरर की वो 1.5 फीट रिक्वायर्ड है। सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि उसका पोजीशनिंग कहाँ होना चाहिए, यानी कि ये यहाँ से लेकर के कहाँ तक कितने ऊपर रखना पड़ेगा। तो आंख वाले केस में अगर ये डिफरेंट प्लेस पे होगा तो आप ये वाले डिस्टेंस, अब सही आंसर आया, राइट। सो आई और फुट इसके बीच की जो दूरी होंगी उस दूरी का आधा कर दीजिए, आई और फुट के बीच की जो दूरी होगी वो 2.6 का आधा क्या होगा 1.3, या करेक्ट। सो 1.3 फीट पे मतलब हम बोलेंगे 1.3 फीट तक, ये फीट तक 1.3 फीट तक कुछ भी नहीं करना है आपको, और उसके बाद आपको यहाँ से मिरर बनाना है, मिरर लगाना है। और मिरर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो मिरर की लेंथ होनी चाहिए 1.5 फीट। आप ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट करके 3 फीट के आदमी को दोगे तो 3 फीट का आदमी अपना पूरा इमेज सर से लेकर के पांव तक पूरा इमेज क्लियरली देख पाएगा। सबको क्लियर है पॉइंट, है ना? यस, ओके। तो ये फाइनली ये वाला दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जल्दी से कटाक से आंसर बताओ, मिनिमम हाइट कितना रिक्वायर्ड है मिरर का? 3 फीट, वेरी गुड वेरी गुड। और पोजिशनिंग कितना ऊपर चाहिए ग्राउंड से? 2.9 फीट, वेरी गुड। आई थिंक सो कि आपको कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली है। मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड डज नॉट डिपेंड ऑन आई लेवल, मैंने आपको पहले बताया आई के लेवल पर डिपेंड नहीं करता है हाइट ऑफ द मिरर, लेकिन उसकी पोजिशनिंग कितनी होनी चाहिए वो उस बात पर डिपेंड करता है कि हमने कितना ऊपर उसको रखा है, सॉरी आई टू फुट के बीच में दूरी कितनी है। नेक्स्ट है ये वॉच वाला प्रॉब्लम होता है, कहीं कहीं पे आपको ये वॉच वाला प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगा। आपको बोला जाएगा कि एक एनालॉग वॉच है जिसमें 8:23 हो रहे हैं, अब हम इसका मिरर इमेज देखेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स अगर कहीं पे मिलते हैं तो बड़ा शॉर्टकट तरीका जो है वो ध्यान रखो आप हमेशा। अगर ये आवर में अगर है, अगर आवर में दिया रहेगा कि 8 बजे है अभी, या 9 o'clock हो रहा है, या 10 o'clock हो रहा है, इस तरह के केस अगर दिए रहेंगे अगर आपको, तो तुरंत इसका आंसर दे सकते हो। इसको क्या करना है वो समझ लो आप, 12 में से जो दिया रहेगा उसको घटा देना, 12:00 में से जो दिया रहेगा उसको घटा देना, आंसर आ जाएगा। सो 8 o'clock अगर हो रहा है अगर, तो बताओ मिरर इमेज में कितना शो करेगा, मिरर इमेज में कितना शो करेगा? 4 o'clock, सिंपल, दिस वेरी सिंपल, या राइट। सो क्या करेंगे, 12 में से 8 को घटा लो, बहुत सिंपल है, 12 में से 8 को घटा लो 4 हो जाएगा। अगर मान लीजिए अगर दिया हुआ है 8:30 हो रहा है, अगर किसी के घड़ी में अगर 8:30 हो रहा है तो मिरर इमेज में क्या शो करेगा वो? चलो जल्दी बताओ, मिरर इमेज में क्या शो करेगा? तो ये जब आर और मिनट ये दोनों दिया रहेगा अगर, तो उस केस में 12 में से नहीं घटाना है बेटा, 11:60 में से घटाना है। एक्चुअली 11:60 को ही 12 बोलते हैं, बट स्टाइल यही रहेगा, 11:60 से घटाओ इसको, 11:60 30, तो 3:30 शो होगा, वेरी गुड। 3 आवर तो मतलब 3:30 शो करेगा आपको। इसी तरह से अगर हम आवर, मिनट और सेकेंड्स, अगर इन तीनों में अगर आपको डेटा प्रोवाइड करेंगे, अगर ये वाला अगर फॉर्मेट होगा, तो इस फॉर्मेट को 11:59:60, देखो यहाँ पे 11:59 और ये 60, जब ये 60 कंप्लीट होगा तो ऑटोमेटिकली ये 60 हो जाएगा, मतलब ये वाला फॉर्मेट, और जब ये 60 कंप्लीट होगा तो ऑटोमेटिकली ये 12 हो जाएगा। सो ये तीनों सेम ही चीज है बट अलग अलग फॉर्मेट में लिखा गया है। ओके, सो कंफ्यूज मत होना। सो 11:59:60 में से घटा दो तो कितना आता है 8:23 10, 11:59:60 50, और ये हो जाएगा 26 नहीं 36, 3:36:50, वेरी गुड ऑल ऑफ यू।
तो इस तरह क्वेश्चन में अभी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाले। ऐसे एनालॉग टाइप के वॉच को अगर इमेज बना कर देखना है या पूछा गया तो आप इस तरीके का ये याद रखो, तुरंत आपको बन जाएगा क्वेश्चन। जैसे इसका देखो 4 o'clock का जल्दी बताओ, बिना देखे जल्दी से बताओ 4 o'clock का क्या आएगा? 8 राइट। अब इसको कर लेना 526 का कितना आएगा, चेक कर लेना आंसर। 8 24 16 3 34 35 44 जो भी है। अब कभी कभी ऐसा सवाल भी दिया जाता है, इस तरह के सवाल में भी जो है आपको गुमराह किया जाता है। अब बताओ ये 2 मिरर दिया हुआ है, दोनों पैरेलल मिरर रहेगा, तो उस केस में पूछा जाएगा कि एक रे आई आकर के फर्स्ट पॉइंट से टकराई, कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस होंगे? नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस पूछे जाते हैं आपको। तो इस तरह का क्वेश्चन भी बड़ा आसान है। 8, इसका आंसर 8 है क्या? इसका आंसर दे रहे हो क्या तुम लोग 8? अब देखो 2 5 नो। चलो यहां देखते हैं। सबसे पहले यहां से रिफ्लेक्ट होकर के ये यहां आएगा लाइट। बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन दैट टेक प्लेस कंसिडरिंग लास्ट रिफ्लेक्शन ऑन लास्ट एज। ये वर्ड जो है, ये दो सेंटेंस जो है लिखा रहेगा कि जो लास्ट का रिफ्लेक्शन है वो लास्ट के एज से होता है कि नहीं होता है। अब सुनिए, समझिए इस बात को। जब रे आया, पहला रे यहाँ पे आया, तो मुझे बताओ जब ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन हो चुका है, यहाँ देखो, यहाँ जैसे यहाँ टकराया तो ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। इस पॉइंट को हम बोलेंगे कि सेकंड रिफ्लेक्शन हो रहा है। बट इफ यू विल नॉट काउंट दिस, अगर आपने इसको काउंट नहीं किया, आप इसको काउंट मत करो, तो एक रिफ्लेक्शन होने के लिए कितना यहाँ से तक का डिस्टेंस जो है उसको वो खत्म हो रहा है, कितना डिस्टेंस वहां से जा रहा है। तो क्या हम वो x निकाल सकते हैं? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया। ओके ये 45 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा बेटा? 45 डिग्री। सो डायरेक्टली देखो ना, इस ट्राइंगल में ले लो tan 45 डिग्री, दिस इज इक्वल टू सामने, और ये x अपॉन यहां से आपकी विड्थ आपको दी जाएगी। या राइट, यहां से तक की विड्थ आपको दी रहेगी आपको। लेट्स से दैट ये 1 मीटर दिया हुआ है अगर, तो अगर ये 1 मीटर अगर दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा इसका x अपॉन ये जो d है वो 1 मीटर है अगर, तो इस केस में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। विड्थ दिया रहेगा, यस यस यस, विड्थ दिया रहेगा। ये अगर दिया हुआ है, अगर 1 मीटर आपको प्रोवाइड किया गया है, तभी आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, नहीं तो कैसे निकालोगे भाई, है ना? सो x की वैल्यू निकल गई अपने पास। x कितना आया? 1 आया एक रिफ्लेक्शन में। ऐसा अगर सेकंड रिफ्लेक्शन अगर होगा यहाँ पे, फिर से ये कितना खा लेगा? x। फिर से थर्ड रिफ्लेक्शन होगा तो फिर से कितना खाएगा? x। तो इस तरह से करते 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 क्या होगा? टोटल विड्थ कितनी थी? टोटल विड्थ कितनी थी? 4। और हर एक रिफ्लेक्शन में कितना विड्थ खा रहा है? x। तो आई कैन से दैट टोटल अगर मान लीजिए डिस्टेंस दिया हुआ है 4, और एक रिफ्लेक्शन में अगर उसने जो रिफ्लेक्शन कवर किया वो 1, सो ये नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस कितने पॉसिबल होंगे? 4 ना। सो 4 रिफ्लेक्शंस आने वाले थे। बट अगर मान लो कि यहाँ से अगर ये यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक आया, और यहाँ से देखो ये जो लास्ट रिफ्लेक्शन है, अगर वो इस एज से हो जाता है, जैसा कि यहाँ बोला गया कंसिडरिंग लास्ट रिफ्लेक्शन ऑन लास्ट एज, अगर ये इस एज से हो जाता है तो आई कैन से दैट, गारंटी बोल सकता हूं मैं कि 1 2 यहाँ 3 और यहाँ 4, ये 4 तो हुआ ही, प्लस ये 5। ये सबको समझा क्या? सबको समझा यार? राइट। सो इसका नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आ जाएगा? 5 आएगा। लेकिन अगर सोचो बिफोर लास्ट रिफ्लेक्शन, यानी कि लास्ट रिफ्लेक्शन होने से पहले ही ये बाहर निकल गया, यहाँ टकराया ही नहीं, रिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं, तो उस केस में क्या बोलेंगे? 1 2 3 4, 4 ही रिफ्लेक्शन होंगे। तो ये दो टाइप के सवाल अगर आपको दिए रहेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड टाइप के सवाल, तो आपको ये दोनों टाइप के सवाल को आपको सही से देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या दिया गया है। आपको टेस्ट में भी आई गेस मैं एक क्वेश्चन डालूंगा इस तरह का, तो आपको बनाना आना चाहिए कि अगर लास्ट रिफ्लेक्शन लास्ट एज से अगर पास करता है, तो जो विड्थ अपॉन एक्स से जो निकालोगे नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस, उसमें 1 ऐड कर दो आप, और अगर लास्ट रिफ्लेक्शन अगर नहीं होता है अगर, तो वही आंसर हो जाएगा। सिंपल, समझे?
ओके, नाउ नेक्स्ट, ये वेलोसिटी वाले एक सवाल होते हैं, मुझे लगता है लास्ट टॉपिक है। तो वेलोसिटी वाले जो सवाल होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं प्लेन मिरर में, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और कैसे निकालते हैं वो सीखना पड़ेगा। अगर आप ये सीख गए अगर, तो स्फेरिकल मिरर में भी इसी टाइप के सवाल आपको रहेंगे, उसका टेक्निक भी सेम ही रहेगा। सो जल्दी से सुनना है यहाँ पे, ठीक है। टेस्ट, आज टेस्ट मैंने कैंसिल कर दिया है। वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। अब तुम मुझे बताओ, ये मिरर जो है, कोई भी अगर यहाँ पे मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट दौड़ता है, तो ऑब्जेक्ट तो कैसा भी दौड़ सकता है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी दौड़ सकता है, वर्टिकल भी दौड़ सकता है, और किसी एंगल पे भी दौड़ सकता है। ये तीन केसेस पॉसिबल है। ये तीन में से किसी भी केस के लिए आपको आना चाहिए। हम लोग ये लास्ट केस पे सबसे लास्ट में जाने वाले हैं, 5 मिनट्स। हम लोग ये सबसे जो लास्ट का जो केस है उसमें सबसे लास्ट में जाने वाले हैं। उसके पहले जो है ये केस और ये केस को अच्छे से समझ लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। जब भी ये ऐसा होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये मिरर पे परपेंडिकुलर है? सोच के देखो, क्या इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये मिरर पे परपेंडिकुलर है? यस और नो? तो हम इस तरह के कंपोनेंट को, वेलोसिटी के इस तरह के कंपोनेंट को डिनोट करेंगे वी परपेंडिकुलर से। मैं जस्ट नोटेशन बता रहा हूं ताकि आपको जो बातें मैं बोलूं फटाफट आपको समझ में आए। दूसरा एक कंपोनेंट क्या हो सकता है कि दूसरा एक कंपोनेंट हो सकता है कि मान लीजिए मिरर है और ये लाइन है, ऊपर की ओर जा रहा है अगर, तो क्या हम बोलेंगे कि इसका ऊपर की ओर रफ्तार अगर है तो ये मिरर के साथ क्या है? पैरेलल है। तो हम इसको बोलेंगे दिस इज नथिंग बट वी पैरेलल। यानी कि हमारे पास दो तरह के कंपोनेंट आने वाले हैं, एक तो आने वाले हैं पैरेलल कंपोनेंट और एक आने वाले हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब तुम देखो यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ सुनो अच्छे से। अगर मान लो कि ये जो जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लेन ले लेते हैं, जैसे ये मोबाइल फोन है अगर, ठीक है। इस मोबाइल फोन का जो ये वाला जो प्लेन है, ये प्लेन जो है आपका, ठीक है, ये प्लेन पे अगर इस तरह से रे अगर मैं ग्रेस करवाऊं ऐसा, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो पार्टिकल दौड़ रहा है वो पार्टिकल प्लेन के पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है? पैरेलल है ना? पैरेलल है, वेरी गुड। अब देखो ये वाला जो पार्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल भी दौड़ सकता है और किसी एंगल पे भी दौड़ सकता है, डजंट मैटर एट ऑल। ये सब के सब उस प्लेन पे पैरेलल है। परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ये वाला। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सबको समझ में आया बात कि जो प्लेन होगा मिरर का, उस प्लेन के परपेंडिकुलर बस एक ही कंपोनेंट होगा जो कि नॉर्मल टू द प्लेन होगा, जो कि नॉर्मल टू द प्लेन होगा। अगर प्लेन एक्स वाई में है अगर, तो नॉर्मल टू द प्लेन कौन सा होगा? जेड एक्सिस। अगर वाई जेड में है अगर, तो नॉर्मल टू द प्लेन क्या होगा? एक्स एक्सिस। गुड, बात तो समझ में आ गई सर मुझे, क्या ऐसा सा होने वाला है। अब देखिए, अगर फिर से मैं बता दूं आपको, मिरर है, इसकी रफ्तार अगर 2 मीटर पर सेकेंड है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका इमेज की रफ्तार भी जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड होगी। अगर ये मिरर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर दौड़ रहा है उसके सामने पैरेलली 2 मीटर पर सेकेंड से, तो उसका इमेज भी पैरेलली उसके साथ दौड़ता है 2 मीटर पर सेकेंड से। लेकिन हॉरिजॉन्टल में ऐसा नहीं होता है। हॉरिजॉन्टल में अगर ये दौड़ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से राइट में, तो इसका इमेज दौड़ता है 2 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट में। कैन आई से दैट कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर जो है, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर माइनस वर्जन? यस और नो? जल्दी बताओ, यस और नो? लेकिन ये जो माइनस वर्जन है वो किसके लिए है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए है कि पैरेलल के लिए है? ये समझना इंपॉर्टेंट है। परपेंडिकुलर के लिए कि पैरेलल के लिए? परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए। पैरेलल के लिए हमको कोई, मेरे पास कोई रूल ही नहीं है, मतलब सिंपल है, वो 2 मीटर पर सेकंड है तो ये भी 2 मीटर पर सेकंड। पैरेलल के लिए कोई रूल ही नहीं है, दोनों का वेलोसिटी सेम ही है, डायरेक्शन भी सेम ही है। रिवर्स कहाँ पे आता है? रिवर्स आता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के लिए। मिरर पे जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक दूसरे के और रिवर्स में होंगे। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है आपके माइंड में सेट होना चाहिए, तब जाकर के आपको क्वेश्चन बनेगा। अब देखो यहाँ पे इसी चीज को अगर मैं डिराइव करने की कोशिश करूँ, अगर वेलोसिटी ऑफ इमेज, जैसे आपको पता है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर लिखने का मतलब वी आई माइनस वी एम। आप इस चीज को यहाँ पे वी आई माइनस वी एम लिखिए और इस चीज को लिखिए वी ओ माइनस वी एम। और जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने का ये आने वाला है। आप ये ट्रिक याद रखो यार, ये ट्रिक बहुत काम का है। ट्रिक क्या है? राइट नाउ रेस में मिरर नहीं दौड़ेगा, अगर मान लो ये रेस्ट में, अगर तो सबसे बढ़िया और सबसे आसान सवाल हो गया। मिरर अगर रेस्ट में है तो वीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0।
तो उस केस में vi मस्ट बी इक्वल टू माइनस vo। लो, वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं रिवर्स डायरेक्शन में। सिंपल। दिक्कत तब आती है सॉल्व करने में जब ये रेस्ट में ना होकर के मिरर मूव करना चालू कर देता है। रेस्ट में ना होकर के मूव करना चालू कर देगा। और मान लीजिए अगर ये मूव करना चालू कर दिया 5 मीटर पर सेकेंड से, तो हमारा सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या होगा कि मिरर को रेस्ट में रखना। कैसे रखेंगे? ऑब्जर्वर बन करके उस पर बैठ जाओ। याद है ये सब बताया था मैंने आपको कि ऑब्जर्वर बन करके अगर उस पर बैठ जाओगे तो ऑटोमेटिकली मिरर किस में आ जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा। याद है? सो मिरर आ जाएगा रेस्ट में, तो ऑब्जर्वर बन करके बैठ जाओ आप। अब ऑब्जर्वर अगर तुम बन गए हो तो अब तुम ऑब्जेक्ट को देखोगे तो वीओ दिखेगा कि वीओएम दिखेगा? वीओ दिखेगा कि वीओएम दिखेगा? ये सोच के बताओ जल्दी से। वीओएम दिखेगा। करेक्ट, दैट्स राइट। जब तक मिरर रेस्ट में था तब तक वीओ इज इक्वल टू माइनस वी आई आ रहा था मस्त। लेकिन जब ये मूव करना चालू किया तो ऑब्जर्वर को मैंने बैठा दिया मिरर के ऊपर ताकि मिरर रेस्ट में रहे। बट ऑब्जर्वर चूंकि मिरर के ऊपर बैठ गया है तो जिसको देखेगा वो रिलेटिव देखेगा। तो ऑब्जेक्ट को देखेगा तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? वीओएम निकालना पड़ेगा। जैसे ही आपने वीओएम निकाला तो उसका निगेटिव वर्जन माइनस वी आई एम, ये निगेटिव वर्जन आपके सामने आ जाएगा। मैं क्या क्या बोल रहा हूँ शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसलिए मैं एक काम करता हूँ, फटाफट जो है आपको एक कुछ इलिस्ट्रेशन से दिखाता हूँ मैं आपको, ताकि आपको ज्यादा अच्छे समझ में आए। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे राइट में ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये रेस्ट में है मिरर। ठीक है, तो एकदम करेक्ट है। लेकिन क्या होगा अगर ये मिरर को अगर 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर लेके जाए? जैसे अगर इस मिरर को 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर लेके जाए और मेरा ऑब्जेक्ट दौड़ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो इमेज की रफ्तार कितनी होगी? जल्दी बताओ, इमेज की रफ्तार कितनी होगी? देखो फंस गए ना तुम लोग चक्कर में। कितने लोग बोल रहे हैं? 2। ओके, ये 2 है, 2 ये 2 मीटर पर सेकंड है भाई, सही से देख के जल्दी से आप बताओ। 2 मीटर पर सेकंड वो। हाँ अब हो गई ना बात, सही है, वेरी गुड। सो सब सब सही है, करेक्ट है। बहुत सारे लोग गलत भी है, ठीक है। ये 2 मीटर पर सेकंड से अगर ऊपर जा रहा है अगर, तो नो मैटर इसका। देखो मिरर के अलोंग मिरर की वेलोसिटी इसके वेलोसिटी में कोई असर नहीं डालता है। मिरर के अलोंग मिरर की वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी में कोई असर नहीं डालता है। इनफैक्ट आपको ऐसा फीलिंग लेना चाहिए कि ये 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है और ऐसा फील करो कि ये इनफाइनाइट मिरर है। इनफाइनाइट मिरर है तो ये दौड़ रहा है 2 से, तो जब भी ये देखेगा सामने अपने इमेज को तो कितने से जाते हुए दिखेगा? 2 से ही जाते हुए दिखेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। सो ऑलवेज रिमेंबर कि पैरेलल कंपोनेंट ऑफ जो मिरर वेलोसिटी होती है वो कोई काम की नहीं होती है। ये समझ में आएगा तुम लोग को, है ना? हाँ ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखो कि अगर ये केस दे दिया जाए 2 मीटर पर सेकेंड तो इसका आंसर होगा 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन केस अगर ऐसा भी दे दिया जाए 5 मीटर पर सेकेंड तो भी आंसर होगा 2 मीटर पर सेकेंड। कोई असर ही नहीं आएगा। असर कब आता है? असर तब आता है जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करते हैं। ये देखो ये मस्त एकदम हॉरिजॉन्टली आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो ये भाई साहब हॉरिजॉन्टली आ रहा था 5 मीटर पर सेकेंड से, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड से मूव करना चालू कर दे और तब किसी ने पूछ दिया बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होंगी, तो ये खतरनाक क्वेश्चन बनता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्टेप नंबर 1, इस पे बैठ जाओ। बैठने के बाद आपने देखा ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या आई? तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर निकाल लो फटाफट। vo माइनस vm। vo किधर? राइट में 5i कैप। vm किधर? लेफ्ट में माइनस 2i कैप 7i कैप। मैंने शॉर्टकट भी बताया था आप लोगों को, बहुत पहले शॉर्टकट भी बताया था, बट अभी उतना कहाँ याद रहा होगा, इसलिए आपको मैं बता देता हूँ लिख के। तो VOM दिस इज इक्वल टू कितना आ गया? 7i कैप। कोई बता सकता है VIM कितना होगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अगर ये 7i कैप है तो ये कितना होगा?
-7 होगा। दिस इज वेरी वेरी कॉमन सेंस प्रॉब्लम। सो अगर ये 7 से अगर मूव कर रहा है इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इमेज कितने से मूव करेगा? -7 से। तो ये 7 माइनस आई कैप हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है रिवर्स हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं, सिंपल। अब कोई पूछे वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी है? ओके, VIM दिस इज इक्वल टू VI माइनस VM। कोई पूछे VI कितनी है, तो लो VI इज इक्वल टू हो जाएगा VIM प्लस VM। चलो VIM कितनी है देखो, -7 आई कैप, लिख दो यहाँ पे -7 आई कैप। और VM कितनी है? 2 माइनस आई कैप, 2 माइनस आई कैप, तो ये हो जाएगा -9 आई कैप। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? समझ में आ रहा है सबको कि कंफ्यूज हो रहे हो? समझा ना? ओके ठीक है। सो -9 आई कैप आ जाएगा। अब कोई अगर मुझे पूछे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो समझ गया सर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कितना होगा? इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ये कितना होगा? तो इसका आंसर देना है तो वो कर लो VI माइनस VO। क्या तुम्हें VO मालूम है? ऑफ कोर्स मालूम है, 5 मीटर पर सेकेंड आई कैप। क्या तुम्हें VI मालूम है? अभी निकाला मैंने, 9 -9 आई कैप। दोनों को आप पुट करो, ऑटोमेटिकली यू कैन गेट द आंसर। एक क्वेश्चन उस पर करेंगे, बट मैंने आपको झलक दिखा दिया कि इस तरह से करना है आपको। सो आपको कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। सी हियर, मैं एक ही क्वेश्चन लूंगा, उसमें आपको समझ में आ जाना चाहिए। मिरर ऑब्जेक्ट, मिरर के दो कंपोनेंट, 5 cos 37 कितना होता है? 4/5, ये 4 और ये आ जाएगा 3। तो मिरर की दो रफ्तार, एक हॉरिजॉन्टल 4 और एक वर्टिकल 3। 3 कोई इंपैक्ट डालने वाला नहीं है ना। इसके दो कंपोनेंट, 10 cos 53 कितना आ जाएगा? 10 इंटू 3/5 6, और ये कितना हो जाएगा? 8। सब समझ रहे हो क्या? ओके, नाउ इसमें पूछा गया फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेलोसिटी ऑफ इमेज, सबसे पहले स्टेप नंबर 1, मुझे पहले बताओ मिरर रेस्ट में कि मूव कर रहा है? आपका आंसर होगा मिरर मूव कर रहा है। तो मिरर पे बैठ जाओ और मिरर पे बैठ के सोचो। मिरर पे बैठ के सोचोगे तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, VO माइनस VM। कर लो फटाफट। VO कितनी? VO कितनी है मेरे पास? 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप, और VM कितनी है मेरे पास? माइनस VM कितनी है? 4 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। इसको सब्ट्रैक्ट करो, फटाफट आंसर निकालो। 2 आई कैप और ये तुम्हारा हो जाएगा 5 जे कैप, ऐसा आ जाएगा ये। सिमिलरली VOM निकालने के बाद, ये सबको समझ में आया क्या? 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप? यस राइट, ओके। तो इसने ऑब्जेक्ट को देखा तो VOM निकल गया। VIM क्या होता है? तो इसका नेगेटिव वर्जन किसका देखो, VIM। देखो देखो सुनो, यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग पार्ट है जिसको आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। VIM निकालना है। क्या हम बोल सकते हैं इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया होगा VOM का, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट आया होगा 2 आई कैप, ये इस केस में क्या हो जाएगा? 2 आई कैप रहेगा या -2 आई कैप हो जाएगा? -2 आई कैप, वेरी गुड। सो -2 आई कैप। बट ये वाला जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट तो सेम ही रहेगा ना? अभी समझ में आ रहा है क्या सबको? y वाला कंपोनेंट तो सेम ही रहेगा ना? y में कोई चेंजेस नहीं आता। कौन रिवर्स हो जाता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल वाले क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। सो दैट्स व्हाई आई कैन सेट +5 j कैप एज इट इज। ये निकल गया, ये निकल गया। अब तो मुझे कोई रोक नहीं सकता है ये निकालने से। वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालने के लिए VI माइनस VM लिखना पड़ेगा। VIM को -2 आई कैप प्लस 5 जे कैप, VI निकालना है। तो VI दिस इज इक्वल टू -2 आई कैप प्लस 5 जे कैप, एंड माइनस VM को उस साइड ले जाओ तो प्लस VM हो जाएगा। VM की वैल्यू कितनी है? 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। आप इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा -2 और +4, तो ये हो जाएगा 2 आई कैप, एंड +5 और +3 तो ये हो जाएगा 8 जे कैप। यही आया था क्या तुम लोगों को? 2 आई कैप प्लस 8 जे कैप। वेरी गुड जेस।
ये आया क्या समझ में सबको? सबको आया समझ में कि वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे निकालना है? क्लियर? क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ अभी लास्ट थिंग इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। हमारे पास दोनों अवेलेबल है, वेलोसिटी ऑफ इमेज भी है और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन निकालना क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। सो वी आई माइनस वी ओ। क्या हमने वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल लिया है? यस। क्या हमें वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मालूम है? यस, ये तो पूरा दिया हुआ है, बायोडेटा दिया हुआ है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 6i कैप प्लस 8j कैप। दोनों की वैल्यू पुट कीजिए, वी आई ओ की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी। आई थिंक कि आपको पूरी क्लैरिटी से पूरी बात समझ में आ गई होगी। एक बार रिप्लाई कर दो फटाफट, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपको सच में आ गया समझ में। ओके 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 ओके, गुड, वेरी गुड। सो ओके, चलो तो फाइनली आपको ये बात समझ में आ गई, स्टेप समझ में आ गया। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे लीव कर रहा हूँ, ठीक है? ये क्वेश्चन ये है, ये वाला क्वेश्चन है, ये आप ट्राई करोगे घर पे, ठीक है? ये ट्राई करोगे आप घर पे। वीओ की वैल्यू दी हुई है, जो मैं वहां पे दिखा रहा था कंपोनेंट्स ब्रेक करके, वो डायरेक्ट दी हुई है। वीएम की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है। आपको क्या करना है? स्टेप नंबर 1 वीओ एम निकालना है पहले, फिर आपको क्या करना है? वी आई एम निकालना है। आई कंपोनेंट वाला को, कौन से कंपोनेंट को रिवर्स करना है? एक इन्होंने पूछ ही लेता है, कौन से कंपोनेंट को रिवर्स करना है? जो कंपोनेंट प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ओके, मिरर किस प्लेन में है बेटा? एक्स वाई। तो कौन से कंपोनेंट को हम रिवर्स करेंगे? जेड कंपोनेंट को। तो आई होप सो अब सब लोगों को क्लैरिटी आ गई होगी कि इस तरह क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं, करेक्ट? या सो जेड कंपोनेंट को हम रिवर्स कर देंगे, ऑटोमेटिकली आई कैन गेट वी आई एम। वी आई की वैल्यू निकालनी है तो वही शॉर्टकट तरीका, वी आई माइनस वी एम। वी आई ओ निकालनी है तो वी आई निकल चुका है, वी ओ निकल चुका है, सब्ट्रैक्ट करो, निकल जाएगा ये वैल्यू। क्लियर? मुझे बताने की जरूरत है क्या इसको? नो, ओके ओके। लास्ट ये है फील्ड ऑफ व्यू। इसका एक आखिरी सवाल जो है उसको देख लेते हैं फटक से, कि फील्ड ऑफ व्यू कैसे निकालते हैं। कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और आदमी जो चलने वाला है, यानी कि जो चलने वाला आदमी है, ये ऐसा चलता है। तो आपको पूछा जाता है कि ये वाई में कितना मूव कर सकता है, या कितना डिस्टेंस तक जो है मूव कर सकता है कि ऑब्जेक्ट दिखे। तो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? उससे जो रे निकली होंगी, ये जो रे निकली होंगी, वो सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जाने के बाद, टकराने के बाद, ये मान लो यहां तक आई, और ये रे जो रिफ्लेक्ट होकर के आई है, अगर इस पर्सन के आंखों में अगर आएगी, तो क्या हम बोल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट दिखेगा? यस और नो? ऑब्जेक्ट दिखने का सबसे मेन तरीका क्या है? कि ऑब्जेक्ट से निकली हुई इंसिडेंस लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्टेड लाइट, वो इंसान के आंख में जाना चाहिए जो उसको देखना चाहता है। एम आई क्लियर? क्लियर यहां तक? ओके। नाउ अब इसको, इससे जो दूसरी रे निकलने वाली है, वो रे निकलने वाली है ऐसी वाली, और ये यहाँ पे निकलेगी और यहाँ से यहाँ तक जा सकती है। तो आपको फीलिंग आ गई, अच्छा सबसे बॉटम मोस्ट, यानी कि जो मिरर का जो सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है वहां से रिफ्लेक्ट करवाइए, और जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट होता है वहां से रिफ्लेक्ट करवाइए, एंड ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ कॉन्सेप्ट यूज होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सा ट्राइंगल बोलते हैं? 10L, करेक्ट करेक्ट, सिमिलर ट्राइंगल, दैट्स राइट। सो सिमिलर ट्राइंगल का जो हो गया, सिमिलर ट्राइंगल का जो है वो कॉन्सेप्ट यूज करके आप फाइनली आप निकाल सकते हो, ठीक है? सो सिमिलर ये सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट कैसे लगाओगे? तो देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मान लो आप y, अच्छा ये दूरी कितनी है? 4L, तो इसका इमेज कितना दूरी पीछे बनेगा बेटा? इसको पीछे ले लो, यहाँ पे इमेज बनेगा। तो ये L डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखी थी, तो L डिस्टेंस पे इसका इमेज बनेगा, ये L डिस्टेंस पे। अब देखो तो ट्राइंगल, कौन कौन सा ट्राइंगल बन रहा है इसमें? देखो तुमको मैं बता दूं क्या, एक बार सिमिलर ट्राइंगल की आपको पता नहीं याद होगा। तो सिमिलर ट्राइंगल में कैसा होता है, जैसे मान लो कभी ऐसा ट्राइंगल मिल जाए, अगर आपको ऐसा ट्राइंगल मिल जाए बीच में ऐसा टाइप का, तो इसके ये वाली जो साइड होती है ना, और ये वाली जो साइड होती है, उसका रेशियो, यानी कि अगर मैं इसको नाम दूं x1 y1 और इसको नाम दूं y2, तो इसका जो रेशियो होगा y1 अपन y2, ठीक है?
और यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ, ये पूरी अगर मान लीजिए R1 है और ये छोटी सी जो लेंथ है वो R2 है, तो इसको हम बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। ये वाली लेंथ को भी ऐसा कर सकते हैं। और उसके अलावा इसका जो बाइस मतलब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ओके, या एल्टीट्यूड बोलेंगे, एल्टीट्यूड की भी जो लेंथ होती है पूरी लेंथ, अगर ये पूरी लेंथ अगर आप मान लो Z है और ये Z0 है, तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, या Z1 Z2 मान लो, Z1 अपॉन Z2, ये ऐसा मान सकते हैं। तो प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप यहाँ पे कर लो, यहाँ पे अगर करोगे अगर, तो देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ कितनी है L, ये लेंथ कितनी है 4L, तो टोटल कुल मिला के लेंथ कितनी हो गई 5L। तो बड़े वाले ट्रायंगल में 5L लो, तो ये छोटे वाले ट्रायंगल में कितना लेना पड़ेगा आपको, L लेना पड़ेगा। उसी तरह से बड़े वाले ट्रायंगल में अगर हम Y लेंगे, तो छोटे वाले देखो, ये वाला जो छोटे वाला ट्रायंगल है उसमें कितना हो जाएगा 2L हो जाएगा। तो आई थिंक सो L से L कैंसिल हो जाएगा, तो Y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10L। तो सिमिलर एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ऑटोमेटिकली फील्ड ऑफ व्यू का क्वेश्चन बन जाएगा। ये बात सबको समझ में आई कि 10L कैसे आया? ओके, सो फाइनली हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे पूरा का पूरा जो रे ऑप्टिक्स का जो स्फेरिकल पार्ट है और रिफ्रैक्शन का भी कुछ पार्ट होगा। तो कल जो है देखता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कल यूट्यूब पे लेने का। अभी यहाँ पे कोई दिक्कत हुआ क्या आपको, एनी प्रॉब्लम? ओके, यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुआ। ओके, सो ये कुछ फायदा हुआ क्या इससे, कुछ फायदा हुआ क्या इससे? फायदा होगा तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं हो रहा है अगर तो कंटिन्यू करने की जरूरत है। वेलोसिटी वाले प्रॉब्लम भूल गए थे। ओके, ओके, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं कल से और एक ये तरीका देखता हूँ, प्रीमियर करके जो है यूट्यूब प्रीमियर करके आता है एक कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट का यूज करके जो है मैं ट्राई करता हूँ उसको ये करने का, लाइव करने का, देखते हैं। क्योंकि लाइव में क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग कभी कभी सही तरीके से नहीं जाता है तो प्रॉब्लम आपको होगा। तो मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। चलो, थैंक यू सो मच। और आज का टेस्ट, आज टेस्ट नहीं लेता मैं, कल से टेस्ट लेना चालू करता हूँ आपको 9 o'clock, ठीक है। यस, कल टेस्ट है। ओके, बाय, गुड नाइट। आपको जो है ये पूरा का पूरा जो नोट्स है वो पूरे नोट्स जो है आपको उस पर मिल जाएंगे, किस पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। चलो, ओके, गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज थैंक यू बोलते 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 परेशान हुए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू अर्षित, थैंक यू बेटा।